चलिए, जो हम लोग अभी साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में भी जो ये टॉपिक है ये मेजरमेंट है, मोशन है, ठीक है। तो मोशन का आज पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन के लॉस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ये टेस्ट सीरीज है उसका ये ST1C है, यानी कि पहला टेस्ट का C वाला ऑप्शन रहेगा। तो इससे पहले क्या वो टेस्ट 2 थ्योरी में पढ़ा देता हूं हम लोगों को आज, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का ये ST टेस्ट नंबर 1 में जो टॉपिक है वो आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ तो पार्ट हम लोग पढ़ ही चुके थे। हमने पढ़ा था CGS सिस्टम पढ़ लिया था, ठीक है। MKS सिस्टम पढ़ लिया था, SI सिस्टम पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें सब आपको पता लग गया था क्या क्या होता है, और ये बस रटने वाली चीजें हैं, आप रट लेना इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर हमने थोड़ा सा मैं यहां पे देखा कि चीजों को कि MKS सिस्टम में आगे किसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट वाला आ गया, ठीक है। और जो आगे चलना है, जो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम क्या नापते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसमें आप कर लेना क्या क्या, बाकी ये थोड़े से हैं। एक हाइग्रोमीटर होता है, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। हाइग्रोमीटर का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी को नापने के लिए होता है, ठीक है। ये कई बार आते हैं ये, तो ये सब चीजें आप लोग आराम से पढ़ लेना, हो जाएगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो पढ़ना है हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक है। हाँ, मैकेनिक्स पढ़ना है, और इसमें आगे मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है। मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये आएगा, 3 चीजें हैं इसके अंदर, ओके। कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। पहले हमने कल बात की थी वेट्स एंड मासेस की, ठीक है, कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है, ठीक है। वेट क्या होता है और मास क्या होता है। तो हमने कहा था कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट का जितना भी इसके अंदर का माल मटेरियल होगा वो सब मास होता है, जो भी इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। और जो वेट होता है वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की शिद्दत से खींच रही है अपनी तरफ, वो है वेट, ठीक है। तो मास होता है m और वेट होता है mg। मास हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, किसी परिस्थिति में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वेट है हमारा वो g पे डिपेंड करता है। तो जहां पर g की वैल्यू जितनी होगी वैसे हिसाब से होगा, ठीक है। तो कुछ यहां पर समझने वाली बातें हैं, यहां पर समझ लेते पहले कि वेट और मास पे क्या, यहां पे डिफरेंस क्या लिखा हुआ है। तो वेट है, पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो जिस शिद्दत से जी खींच रही है वो ही होता है आपका वेट। द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि जितना उसके अंदर माल पानी है बस वही मास हो गया। अब इंपॉर्टेंट देखिए, सेकंड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी 2 चीजें समझने वाली हैं अभी, कि कोई चीज वेक्टर क्या होती है, कोई चीज स्केलर क्या होती है, ठीक है। इसको समझते पहले, क्योंकि कई बार आपको सवाल पूछा जाएगा कि बताओ फला चीज जो है वो वेक्टर है कि स्केलर है। सवाल पीसीएस वगैरह में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं फोटो से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे दो चीजें, ये फोटो देख रहे हैं आप लोग, स्केलर और वेक्टर के बीच डिफरेंस बहुत बेसिक डिफरेंस है। कोई भी चीज अगर उसका मैग्नीट्यूड है, खाली 2 चीज होती हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। मतलब एक तरफ है कितनी ताकत, क्वांटिटी कितनी, और डायरेक्शन, ठीक है। अगर सिर्फ ताकत है, मैग्नीट्यूड है खाली, और डायरेक्शन का कुछ पता नहीं है, तो क्या होगा, वो स्केलर हो जाएगा, ठीक है। ये स्केलर है, अब समझना धीरे धीरे। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है तो वो हो गया वेक्टर। अब यहां पे देखते हैं 2 चीजें हैं कॉन्सेप्ट, स्पीड और वेलोसिटी, देखते ना। अब हम लोग अमूमन क्या बोलते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी को हम एक ही संदर्भ में ले लेते हैं, वैसे तो कई संदर्भ में चलता है, लेकिन अब एक ही चीज के 2 नाम तो नहीं हो सकते, कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो 2 नाम रखे गए हैं, है ना। तो आम बोलचाल में हम वेलोसिटी बोल देते हैं, स्पीड और वेलोसिटी जैसा होता है, लेकिन फर्क है। स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, सॉरी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्यों है? क्योंकि देखो कोई व्यक्ति जो है उससे चला जा रहा है, कितना, 10 किलोमीटर प्रति आवर से चला जा रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, चला जा रहा है,
अब कहां चला जा रहा है कुछ नहीं पता, चला जा रहा है बस, स्पीड में होता है, बस चल रहा है ये, ठीक है। तो स्पीड में सिर्फ खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर है। लेकिन वेलोसिटी में देखो कि 10 किलोमीटर पर आवर से चला जा रहा है, बट डायरेक्शन दिखा दिया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अमूमन हमने एक इस तरह से नापते हैं, ऐसे करके नापते हैं, तो ये शो होता है डायरेक्शन का सिंबल, और ये जितनी पूंछ होती है उसका मैग्नीट्यूड के बारे में, कितना उसका पावर है, कितनी एनर्जी जो भी है इसको कहते हैं, इस तरह से शो करते हैं। मतलब ये सिंबल है, हम सिलेबस कैसा नहीं है लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो कोई चीज सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड है तो स्केलर है, और अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी चीजें स्केलर है, कौन कौन सी वेक्टर है, ये देखो दिख गया, सवाल आपका यही बन जाएगा आपका। जैसे कि मास क्या डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? कोई डिपेंड नहीं करता, मास तो मास ही है यार। हमने क्या कहा कि जो आपके अंदर जितना माल पानी है बस वो सब मास है, बस वो कहीं भी जाए, चांद पे जाए, मंगल पे जाए, जमीन के अंदर जाए, मास कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। उसके अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप अपनी वेइंग मशीन से नहीं कर सकते, वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो तो कह रहा है कि कितनी ताकत से खींच रहा है बस वो, ठीक है। तो मास निमाने का अलग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए मास यहां पे हो गया, ठीक है। या अपना जो आपका वेट है उसमें से 9.8 को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो भी आ जाएगा आपका मास। अगर मास स्केलर है तो वेट क्या है? वेक्टर। डिपेंड करता है भाई डायरेक्शन के ऊपर, क्यों? जी किस ताकत से नीचे खींच रहा है ना, है ना, ये जी है ना, ग्रेविटी खींच रहा है अब ताकत से, क्लियर हो गया। तो मास आपका स्केलर, वेट आपका वेक्टर। ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस आएंगे आपके, ध्यान रखना, ये एग्जाम में इसी तरह से वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पूछ लेते हैं। लेंथ, ये भी आपका स्केलर है, कितनी लंबाई है। अब लंबाई, ऐसी लंबाई नापी है, ऐसी लंबाई नापी, कैसी लंबाई लंबाई है, ठीक है। डिस्टेंस, अब देखिए दूरी, अब डिस्टेंस के दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं ये समझाता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहां पे क्या होता है। ये नीचे हमारा नया टॉपिक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तब आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस क्या चीज होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है। देखिए आप यहां पर खड़े हो, ए जगह पे खड़े हो, हाँ ए जगह पे खड़े हो, ठीक है। आप पहले यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, 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 यहां से यहां गए। मान लेते हैं कि अगर ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगभग आपने समझ लो 8 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया, है ना। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से डिस्टेंस कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि 2 पॉइंट्स का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, किसी भी 2 पॉइंट्स का मिनिमम डिस्टेंस होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि घर से कोचिंग, ठीक है, एक उसका मिनिमम डिस्टेंस है, लेकिन आप घर से निकले, क्या कहते हैं, कोचिंग से निकले, कोचिंग से निकल के आप चले गए चाट खाने के लिए, फिर किताब वाले बुक शॉप पे चले गए, फिर किसी दोस्त के साथ आप थोड़ा सा मॉल चले गए कुछ सामान खरीदने के लिए, उसके होते हवाते आप घर पहुंचे। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो आपका वही रहेगा जो होता है, लेकिन डिस्टेंस आपने काफी कवर कर लिया, इधर से इधर के, इधर से इधर के, इधर से इधर के। तो 2 अलग अलग चीजें हैं, एक है कितना चला आप, तो वो तो डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट है कि 2 जगह की मिनिमम दूरी, डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट कहती है। अब एक कॉन्सेप्ट और भी आता है कि ये डिस्टेंस 0 हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ये क्या मतलब है, कैसे, किस कॉन्सेप्ट में हो सकता है? सर वो जब सर्कल हो जाए, बस आप ए पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे हो, आपने चलना शुरू किया, यहां पे आ गए, तो डिस्टेंस तो आपने पूरा कवर किया, कितना होगा? 2πr सर्कमफ्रेंस होता है ना। अब घबरा मत जाना, ये फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब हमने क्या बोला था कि 2 पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। यहां पर 0 है 2 पॉइंट का, ए और बी पॉइंट जो है वो तो एक ही हो गया ना, मिल गए, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 0, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। बट डिस्टेंस नहीं, अगर कुछ करो बढ़ोगे नहीं तो क्या क्या कवर करोगे आप?
ये छोटी छोटी बातें हैं समझने के लिए, ठीक है। छोटी, अगर आपको बेसिक साइंस वाला नहीं पता तो कोई बात नहीं, एग्जाम, मेरा मकसद है कि आपको बेसिक समझाना और जो एग्जाम में आता है उतना समझ लेना, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर आपको वेक्टर और स्केलर ही पूछेगा आपसे। तो जैसे मैंने कहा कि स्पीड जो है, सॉरी डिस्टेंस जो है स्केलर है, वो डायरेक्शन से मतलब मैटर करता है, वहीं उसका अपोजिट दूसरा वाला पार्ट जो है डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह सवाल आएंगे आपको। फिर पावर स्केलर है, कोई डायरेक्शन की मतलब नहीं होता, ठीक है। एनर्जी, वर्क, ये तीनों चीजें जो हैं, पावर, एनर्जी, वर्क, ये स्केलर है। तो कुछ चीजें हो सकता है आपको अगर बाई चांस ना याद रहे, ना समझ पाओ तो थोड़ा रट भी लेना, कुछ रट्टाफिकेशन भी इसके अंदर चल जाएगा, करना पड़ जाएगा, कभी कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पावर, एनर्जी, वर्क, अब वर्क कर रहे हो, अब क्या किस डायरेक्शन में कर रहे हो भाई, वो भी तो मैटर करता है, बस काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अच्छा, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई अगर आपने स्केलर तरीके से की, अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी आपने स्केलर तरीके से की, तब तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर तो 5 वर्षीय योजना लगा लो, 10 वर्षीय योजना लगा लो, अल्टीमेटली जीरो रहोगे। बस मेहनत कर रहे हो, किस डायरेक्शन में कर रहे हो, कहां क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता, बस मेहनत हो रही है, सुबह से शाम तक किताबों में घुसे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए सिविल की तैयारी हमें वेक्टर तरीके से करनी चाहिए कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में भी करनी चाहिए, तभी तो हम कहीं पहुंचेंगे ना, ठीक है। यहां देखते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन अभी पढ़ेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। फोर्स, वो फोर्स भी किस, वेट, फ्रिक्शन, मोमेंटम। अब इसमें फ्रिक्शन पता क्या होता है, घर्षण, घर्षण, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना घर्षण के हम चल नहीं सकते। अभी ये अभी पढ़ेंगे सर, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अभी छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अभी इसी पीडीएफ में है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये प्लीज याद कर लेना, याद करने वाली चीजें हैं। तो हमें क्या समझ में आया अंत में कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है। कुछ चीजें स्केलर और वेक्टर में एग्जाम में जो पूछ ली आती हैं। यहां पर क्या था, वेट कि वेट वेक्टर है, मास स्केलर है। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, यानी कि जहां जहां जाओगे वहां वहां होगा। जैसे कल पढ़ा था हम लोगों ने कि भैया अगर मंगल सॉरी चांद पे चले गए तो चांद पे ग्रेविटी जो है वो 1/6 है चांद की जो है, ठीक है ना, यही है ना, 1/6 है। यानी जितनी चांद जितनी पृथ्वी पे है उससे 1/, क्यों है? अरे ग्रेविटी है, साइज में मैटर करती है भाई। अर्थ बड़ा है चांद से, इसलिए बड़ा है। दो चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। ये तो क्या बोला, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन किसको कितनी ताकत से खींच रहा है। अब सूरज बड़ा है इसलिए सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचे हुए है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लैनेट बड़े हो जाएं और हमारा सूरज छोटा हो जाए और प्लैनेट उसके चक्कर काटें, नहीं पॉसिबल है। सूरज बड़ा है सभी प्लैनेट से, तभी दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं और मजबूरी में टहल रहे हैं इनके चक्कर। ये मतलब सन भी हो गया और ये प्लैनेट्स हो गए तो चक्कर काट रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स चाहे कहीं पर भी हो, मतलब मैं और ये बोतल रखी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो, लेकिन वो जिस क्षमता से मुझे अट्रैक्ट कर रहा है वो अपने वेट के हिसाब से होगा, कम होगा। मैं ज्यादा उसको अट्रैक्ट कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा वेट ज्यादा है, ठीक है। तो पृथ्वी और चांद का साइज बहुत डिफरेंस है, चांद छोटा है बहुत, ठीक है, इसीलिए उसकी ग्रेविटी कम है, ठीक है। मास अच्छा, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी है कि जो हमारा वेट है उसकी यूनिट है न्यूटन, याद रखना ये ऐसा यूनिट है ये, ठीक है। लेकिन मास की है किलोग्राम। आप देखो ना कि हम लोग जो आम चाल बोल चाल की भाषा में कितना गलत इस्तेमाल करते हैं। भैया दूध देना कितना, 1 किलो। अरे लिक्विड कभी केजी में थोड़ी नापी जाती है, केजी में ज्यादा आता है। हाँ, 1 kg नहीं, केजी ज्यादा, लीटर शायद 9.7 का थिंक होता है, ऐसे कुछ होता है, हाँ, ठीक है ना। तो 1 kg इज नॉट इक्वल टू 1 लीटर, नहीं होता 1 kg। लेकिन हम क्या बोलते हैं, भैया एक किलो दूध दे दो, वो समझ भी जाता है। अरे वो तो जैसे वही बात होगी ना, जैसे पॉलिटी में हमने क्या कहा, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। तो बोलचाल में क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम तो कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं यार। ये तो लखनऊ है, यहाँ पे रिक्शा को रिक्शा बोलते हैं, रिस्का बोलते हैं,
पता है, सुना कभी नहीं सुना? आप कभी पुराने लखनऊ जाइए, आपको आप उर्दू की ऐसी कम तैसी कैसे हो सकती है? पटाखा, पटाखे का पटाखा, तो मतलब कुछ। अच्छा ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एक्सेंट की बात होती है। लखनऊ को नखलऊ, नखलऊ होता क्या ना, जो जब हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हमको चीज पढ़ के हम नहीं समझते हैं, सुनते हैं। अब सुनते सुनते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, वो लखनऊ का लखनऊ हो गया, और जो मुंह में आया वो शुरू हो गया। हाँ, वो एग्रीमेंट वाला गिरिमिटिया हो गया, तो कुछ भी चल रहा है। तो यहाँ देखो, अच्छा लेकिन आपको थोड़ा समझना है, एग्जाम के कुछ नंबर चाहिए हम लोगों को। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेट की न्यूटन होती है, क्योंकि वो केजी नहीं, सॉरी क्या, जो फोर्स लगा रहा है ना, जी लगा रहा है, एमजी होता है ना, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, हो गया। यहां पे चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा है भी ये क्या था, दूरी और विस्थापन। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया था। ट्रेवल डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड व्हाइल डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड अलोंग द डायरेक्शन, ये सब पढ़ लिया हमने। ठीक है, द ट्रेवल डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, यानी कि चली हुई दूरी केवल एक परिणाम है। वही बात भी बताया मैंने आप लोगों को, कुछ नहीं है। ठीक है, देख रहा हूं कि बस छूटा तो कुछ नहीं है। अब आगे स्पीड, चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, साइंस को थोड़ा सा इंग्लिश मेरे लिए कंफर्टेबल रहती है। आप लोग हिंदी में पढ़ते हो, आप तो इंग्लिश पढ़ते हो, तुम इंग्लिश पढ़ती हो ना, कैसे पढ़ती हो? इंग्लिश मीडियम में। लेकिन साइंस इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा इजी रहती है। तुम लोग कैसे पढ़ते हो? फिर हाँ चलो ठीक है, मतलब ये तो कॉमन सी भाषा चीजें हैं यार। ठीक है, स्पीड, अभी हमने स्पीड और वेलोसिटी का देख लिया। स्पीड क्या है? स्केलर के वेक्टर, स्केलर है। क्यों स्केलर है? डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको ना बहुत काम आएगा जब आप सी सैट का पेपर दोगे, तो कई बार आपको आता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि सी सैट में सवाल जो आएंगे, अब चाहे स्पीड पूछ ले, चाहे डिस्टेंस पूछ ले, टाइम पूछ ले, आप इससे आपको निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, सिंपल से है। अच्छा, जो हमें देखना है एसआई इसका मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, ये स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। स्पीड की जो होती है मीटर पर सेकंड जो है ऐसा यूनिट है। ये मीटर पर सेकंड कैसे हो गया? सिंपल निकालने का तरीका है। अगर डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर, और टाइम की सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। समझना है? नहीं समझना है? हाँ, अगर हमें स्पीड की यूनिट निकालनी है, सबकी यूनिट लिखते हैं, स्पीड लिखा, स्पीड यूनिट निकालनी है हमें, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होता है, दूरी से बनाते हैं ना, मीटर यूनिट हो जाए, और टाइम की पता है सेकंड है। ठीक है, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से हम लोग अपनी यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी की, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नॉट और प्योर कोल्ड ड्रिंक सब। अरे तू कोल्ड ड्रिंक ना पी, तुमने कोल्ड ड्रिंक ना पी तो दिक्कत है तुम्हें, वही है। पियो, अच्छी बात है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्क समझना, फर्क समझना। फंसाने पे आएगा तो फंसा देगा इन छोटे कॉन्सेप्ट के साथ, बस यही बोल रहा हूं। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिविल सर्विसेज मुश्किल नहीं पूछेगा, वो बस बेसिक पूछेगा, थोड़ा सा बस ट्रिकी भी करेगा। खाली वो लिखी हुआ, आधे बच्चे तो खुद ही ट्रिकी हो जाते हैं। प्रेशर इतना नहीं यार, मैं नहीं मानता प्रेशर नहीं है, प्रिपरेशन खराब होती है बस, और कुछ नहीं है। ठीक से प्रिपरेशन करते नहीं तभी है। अगर आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है आपने, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। अब आधी अधूरी तैयारी करके जाओगे तो क्या ही होगा? डरोगे, घबराओगे। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई बहुत मतलब अच्छी प्रिपरेशन। ठीक है, जो ज्यादा प्रिपरेशन करता है वो थोड़ा सा नर्वस होता है, ये मैं मान सकता हूं कि नर्वस है। वो भी नर्वस इसलिए होता है क्योंकि उसे ये होता है कि अगर मैं असफल हो गया तो मेरा समय बड़ा लॉस हो जाएगा, 1 साल का, तो जो मेहनत की वो लॉस हो जाएगा। वो नर्वसनेस उसके अंदर होती है। इसीलिए जो नॉन सीरियस लोग होते हैं ना, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बिंदास जाएंगे। एग्जाम वाले दिन तो जितने नॉन सीरियस लोग होते हैं वो जितने कॉन्फिडेंट होते हैं, वो 50 रुपए की बातें कर रहे होंगे, और चुनाव कौन जीत रहा है इस बार चुनाव में, मतलब पेपर होने वाला है, वो बातें कर रहे हैं, कोई किसी हा ही। लेकिन हाँ, उनके किताबें जरूर होती हैं। ठीक है, वो टेंशन देने के लिए आपके लिए बहुत होते हैं, पढ़ेंगे जरूर, दिखाएंगे जरूर, लेकिन एग्जाम से आधा घंटा 1 घंटा पहले कुछ नहीं पढ़ना आपको।
कभी नहीं पढ़ना। मैं एक भी नहीं पढ़ना। कोशिश करना कि बस एग्जाम जैसे रात भर पढ़ के बैठ गए, सुबह गए रिलैक्स होकर ठंडे करके दिमाग को जाओ, ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करोगे, क्योंकि 1 घंटे में होना कुछ है नहीं। वो बस पढ़ते रहते हैं, दिमाग है ना, इसलिए जितना रिलैक्स कर पाओ अपने दिमाग को, जितना रिलैक्स कर पाओ, ठंडा रख पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कि आपने जो पढ़ा है वो याद रहे, आ जाए आपको, क्योंकि जब स्ट्रेस लोगे वो याद नहीं आएगा। जैसे कि आप किसी का नाम भूल जाते हो, अब जब होता यार पेट में तो है, पेट में, मुंह में नहीं आ रहा, मुंह में नहीं आ रहा, उस समय आता ही नहीं है, उस समय अब क्या होता है उस, ठीक है, अब उस समय क्या करते हो आप छोड़ देते हो, क्या छोड़ो यार, जब अपने आप नाम याद आएगा तो आएगा, जैसे रिलैक्स होते हो वो याद आ जाता है। तो बस कुछ ऐसे ही चीजें हैं। एग्जाम से 1 दिन पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है कि किसी भी तरह से आपको रिलैक्स करना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, इसको हम बोलते हैं त्वरण, त्वरण। इससे अच्छा मैं एक्सेलरेशन ही बोल लूं, मैं ज्यादा सही है। एक्सेलरेशन देखते हैं, बाकी आप समझ जाना अपने अपने हिसाब से, ठीक है। फॉर्मूला पहले देखते हैं। एक फॉर्मूला आपको हो सकता है CSAT में पूछ ले, वैसे तो कम संभावना है, थोड़ा सा ये इंजीनियरिंग वाला चला जाता है, थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, लेकिन फिर भी तो पता ही होना चाहिए यार। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर ये वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो समय के साथ तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी ही चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है। गाड़ी की एक्सेलरेशन देखें, चलो अभी फोटो दिखाते हैं अभी आपको, अभी समझते हैं, ठीक है। अच्छा पहले दिखा देते हैं आपको, तभी समझ में आएगा, उसका शक्ल देख कर लग रहा है कि नहीं पल्ले पड़ा भी, ये समझ आ जाएगा। पता है मुझे यार, अब बनाने पड़ते नोट्स की कौन कितने पानी में है। अब देखो 3 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक और फोटो डाली इसने डाली, चलो ठीक है। बड़े ये इंटरेस्टिंग चीजें समझना इस बात को, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे कि आपकी स्पीड चल रही है, आप एक रफ्तार चल रहे हो, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो पैदल, तभी आपने देखा कि यार अगर मैं इसी रफ्तार से चला तो कोचिंग समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। अभी अलग बात है कि आप कितने बजे भी आओ, क्लास में तो एंट्री मिली जाती है, लेकिन अगर मैं सख्ती कर दूं कि ना जीना, ठीक है, अभी तो क्या आधे घंटे बाद भी आओ तो चलो आ रहे हो, ठीक है। तो अभी जिस स्पीड चल रहे हो, अचानक पता लगा कि क्लास में एंट्री नहीं मिल पाएगी, तो आपने अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी, ठीक है, 11 किलोमीटर पर आवर कर ली, और उसके बाद 12 कर लिया आपने, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि 10, 11, 12 ये हो रहा है एक्सेलरेट कर रहे हो अपने आप को, बढ़ा रहे हो, चेंज कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, चाल बढ़ा लिया आपने, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे ये सेम पहला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है ये, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप। समझ रहे हो अंग्रेजी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं, कोचिंग में भागना शुरू कर दी है। या 2-3 चीजें समझने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें करते हैं, तो दोनों चीजें हमें समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना, स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा है, 2-3 पॉइंट ज्यादा है। तो जब आप अपनी रफ्तार बढ़ाओगे तो उसका मतलब है कि आप एक्सेलरेट करोगे। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, करेंगे, ये तो समझ, गाड़ी को बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन दो, आगे बढ़ाओ, ये तो सबको पता है। एक और है, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन, कि मैं अपनी स्पीड कम कर रहा हूं, तो वैसे इसका नाम है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन कहते हैं कि अपनी गाड़ी को स्लो कर लेना, धीरे 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 डी एक्सेलरेट करना, ठीक है। तो वो भी एक तरह का एक्सेलरेशन है, लेकिन नेगेटिव टर्म में है, समझ में आ रहा है? नेगेटिव है एक्सेलरेशन बट इन नेगेटिव टर्म, समझ में आ रहा है? यहां पे स्पीड बढ़ा रहे हो तो पॉजिटिव बढ़ रही है ना, पॉजिटिव हो गई है, तो पॉजिटिव टर्म में। यहां पे कम कर रहे हो तो इसको भी एक्सेलरेशन बट नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव बढ़ रहे हो आप, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब एक चीज और है कि हमें पता है कि वेक्टर है तो डायरेक्शन का काम भी होगा। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर आपकी रफ्तार उतनी ही है बट डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो उसको भी हम एक्सेलरेशन कहेंगे, उसको भी हम एक्सेलरेशन कहेंगे, क्योंकि आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम चेंजिंग डायरेक्शन। अगर हम सिर्फ स्पीड की बात कर रहे होते तो डायरेक्शन का रोल नहीं होता,
स्पीड चेंज नहीं हो रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है लोगों को, थोड़ा सा अगर समझ में ना आए प्लीज पूछ लेना, ठीक है। कोई जैसे सैटेलाइट होती है, अब सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में चक्कर काट रही है, तो जब राउंड राउंड चक्कर काटते हैं तो स्पीड के टर्म्स में तो वही स्पीड रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्पीड तो बस वही चल रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज होता जाता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। आज अभी यहां पर है तो ये डायरेक्शन जा रहा है, यहां पर है तो ये डायरेक्शन जा रहा है, इसलिए हमेशा हम एक्सेलरेशन के टर्म से बात करते हैं, स्पीड के टर्म से बात नहीं करते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर रफ्तार तो उतनी ही है बट डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए वो एक्सेलरेशन हो। ये कभी कभी इस तरह का सवाल पूछते हैं, बेसिक चीजें वो पूछते आता है कि भैया तुम्हें पता भी है कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज होने के साथ चेंज होता है, बस पूछना ये चाहता है। अगर पूछ ले कि सैटेलाइट अगर घूम रही है तो क्या चेंज हो रहा है ना, यही तो पूछा गया ना, यूपीएससी में पूछा गया कि अगर सैटेलाइट घूम रही है तो क्या चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। आपको यार कैसे हो सकता है, स्पीड तो उतनी ही है ना, डायरेक्शन भी तो है, बस यही कॉन्सेप्ट तो पूछना चाहता है और आपको तो पता होना चाहिए बस, ठीक है। सैटेलाइट गोल गोल घूमता हमारे, अरे किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा तब तो जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछ रहा है ना वो, अगर मान लीजिए पूछता है तब मालूम, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है, राउंड राउंड करेगा वो, राउंड हाँ ठीक है। यहाँ पे खाली एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है हम लोग, ठीक है। ये समझ, अब ये बी है, कहीं इधर उधर घूम रही है, स्पीड उतनी ही है बट डायरेक्शन हो रहा है, वो घूम भी गई, गोला मार के आ गई, तीन तरह से चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। किसी को आती है स्केटिंग, आती है स्केट्स, पैर वाले आते हैं, ये तो बोर्ड है, सड़क यही नहीं है यार, सड़क क्या हुआ, इनको सारे अमीरों वाली खेल आते हैं। किसको, अमीर आदमी है पता तुम्हें, भैया मशीन में भी मैं, सर समझ गया, यार हमें बताया नहीं किसी ने यार पहले, ठंडी में भी एसी चलाना सोचते हैं। ठंड इतना ना बोलो यार। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझ लो, अच्छा सुनो, ये कौन से समझते, देखो ये कर काम आ जाएगा, तो थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये, बहुत बेसिक सा है। ये तीन चीजें दिखाई दे रही है आपको ना, A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। अब A फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे V और U है, अब U का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन, कहां पर इनिशियल, अब बताते क्या है, और V मतलब है फाइनल वाला, यही ना। जैसे कि आप यहां खड़े हो शुरुआत में पॉइंट ए पे खड़े हो, तो आपका U होगा, मतलब इनिशियल पोजीशन पे आपकी कितनी वेलोसिटी है, 0, U कितना होगा, 0 होगा, खड़े हो, रेस्ट पे खड़े हो, ठीक है ना। और अगर आपने बढ़ाई आगे तो आपकी V कुछ ना कुछ हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। तो अब ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि U हमेशा 0 नहीं होता है, कभी कभी आप बीच से निकालना पड़ गया तो कि U ऑलरेडी इनिशियल पोजीशन ऐसी है कि जहां पर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ रहे हो, और V जहां गए वहां पर 10 हो गया, तो वो अलग है। तो देखना पड़ेगा कि जब शुरुआत पूछी जा रही है, शुरुआत में कितनी स्पीड है आपकी, 0 है, ठीक, यहां पर 0 है, तो अमूमन यहां पर भी देखो, ये यहां पर 0 हो जाएगा तो V/2 हो जाएगा ना, यही तो था ना। ऐसा सिर्फ समझाने के पर्पज से कि जो लोग मैथ्स नहीं है, स्टूडेंट मैथ्स वाले, तो बेसिक टर्म्स समझ पाए, कि घबरा ना जाए कि देख के V माइनस यू देख लिया तो बिल्कुल हाथ पैर ढीले हो गए, ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। बस मतलब इतना तो पता नहीं, क्योंकि यार ये क्लास 6, 7, 8 की क्लास चीज है ना, तो हाथ पैर ना भूल जाए, हार्ट अटैक ना पड़ जाए, तो बस उस चीज का बता रहा हूं कि हार्ट अटैक इसीलिए कह रहे हैं कि जिम में जाने से अच्छा है वॉकिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। मतलब कि अगर आप चल रहे हो आराम से, नहीं ब्रिस्क मतलब तेज, मतलब 1 किलोमीटर को ये डॉक्टर ने बोला हुआ है, 1 किलोमीटर को आप 11 से 12 मिनट के अंदर कवर कर लो, इसे कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। ये नहीं हल्के और बताओ क्या चल रहा है, नहीं देखो समझो, ये जरूरी समझना, देखो हार्ट की एक्सरसाइज जरूरी है ना, जो हार्ट की पंपिंग है ना वो उसकी एक्सरसाइज जरूरी है। मेन आप क्यों मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो, तो चलने के लिए किस क्या पर्पस है कि आपकी जो हार्ट से वो हार्ट अच्छा पंप कर सके। अब हार्ट को पंप करने के लिए एक पर्टिकुलर एक चीज स्पीड चाहिए जितना कि वो लगे, जैसे कि आप जिम जाओ, 100 ग्राम का वजन उठाने से एक्सरसाइज बॉडी बनेगी आपकी क्या,
आपके मसल को पता ही नहीं लगेगा कि 100 ग्राम तो वजन उठा के तुम क्या कर रहे हो। तो जब तुम 10, 20, 50 किलो उठाओगे नहीं तो आपकी मसल्स नहीं बनती है। तो आपकी मसल्स को इतना वेट चाहिए तब वो कुछ रिएक्ट करेगी। इस तरह से हार्ट को भी कुछ प्रेशर चाहिए तब जाके वो उसकी एक्सरसाइज होगी। अगर आप बहुत स्लो चल रहे हो, खाना खा के नहीं चलते हम लोग घूमते हैं, वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होगा। जो औरतें ये बोलती हैं मोटी हो गई, कभी ना औरतें मोटी आती हैं, बोलो एक्सरसाइज कर लिया करो। अरे घर का सारा काम तो हम ही करते हैं, हमें क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की। ये औरतों का सबसे बड़ा वो होता है, घर का काम इज नॉट इक्वल टू एक्सरसाइज। दो चीजें, पहली चीज जो आप काम रोज करते हो आप हैबिचुअल बन जाते हो, आपकी बॉडी उस लाइक उसी तरह की हो जाती है, बॉडी एडेप्ट कर लेती है। तो वो कुछ अलग से कुछ उसको महसूस नहीं हो रहा। रोटी पकाने का मतलब ये नहीं कि आप अपना बाइसेप्स कर रहे हो, वो कुछ नहीं था। जिम में भी यही कहता है कि वो एक ही एक्सरसाइज बार बार नहीं, तो बड़ा धीरे ना। अगर आप जिम में भी जाओगे, अगर आप 10 किलो उठा पा रहे हो, ये थोड़ी ना कि आप 10 साल से 10 किलो उठाओगे तो कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, आपको धीरे बढ़ाना पड़ेगा अपने आप। और दूसरा कि जो स्लो चलते हो खाना खा के धीरे धीरे करके, तो वो हार्ट से कुछ मतलब नहीं, वो आप टहल रहे हो, बस टाइम पास कर रहे हो, बातें कर रहे हो, हार्ट को कुछ लेना देना नहीं। हाँ वो ठीक है, तो मतलब आपको कुछ तो मतलब लगे ना हार्ट को कि यार कुछ किया है। और एक चीज और भी है, खाना खाने के बाद कौन टहलता है? टहलते हो आप सब टहलते हो। 2 पॉइंट है बस, खाना खाने के बाद टहलना नहीं चाहिए। सुनो अब इसके कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल साइंस का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सिंपल सा है। सारा ब्लड सर्कुलेशन वो पेट की तरफ आता है, क्योंकि उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। खाना जैसे आपने खाना खाया, खून पैरों में चला जाएगा तो फिर डाइजेशन। जैसे खाना खाया आपने, ठीक है, तो पूरा आपकी बॉडी जो है वो खाने को पचाने में लग जाती है। और अब ये देखो कि दोपहर में कई लोग खाना खाते ही नींद आ जाती है, वो इसीलिए आती है कि वो सारा जो मेन काम है वो सब पूरी फैक्ट्री लगी है खाने को पचाने में, ठीक है। इसलिए कहता है कि तू सो जा, कि ये ना कि हम सब वहां लग जाए तो जाके भिड़ जाके कहीं, मतलब वो दिमाग को सुला देते हैं कि भाई तू सो जा, कि ठीक है तू सो जा, हम अपना काम कर लेंगे, आधे घंटे में तुझे जगा देंगे हम तुझे। इसलिए लोगों का दिन में आधा घंटा 1 घंटे की नींद आ जाती है खाना खाते। और खासकर एक चीज और बताऊं मैं आपको, अगर आप व्रत हो, मेरे साथ तो होता ही है, अगर मान लो मैंने 12-15 घंटे से कुछ नहीं खाया और मैं जैसे ही खाऊंगा वो खाते पक्का नींद आने वाली है कि 12-15 घंटे एक दिन के बाद जैसे आप खाना खाओगे तुरंत वो नींद आनी, क्योंकि तुरंत बॉडी को चाहिए ग्लूकोज चाहिए, तो डाइजेशन कर जाती है, इसलिए वो तुरंत सुला देती है वो। इसलिए अगर नींद आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो, इसका मतलब है कि साइंस अपना काम कर रही है, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ एक चीज और जो बात करनी, जो आप घूमते हो खाना खा के, हल्के में घूमो, मतलब जो ना धीरे धीरे खाना खा के आपको लगे कि महसूस हो कि खाना चला गया नीचे, हल्का घूम सकते हो। वैसे तो अवॉइड करो कि खाना खाने के आधे घंटे तक आप ना घूमो, आधा घंटा तक, उसके बाद घूमो। फर्स्ट चीज तो ये, अगर मेरी तरह गलत आदतें हैं आपको, खाना खा के बैठा नहीं जाता आपसे, है ना, तो आप धीरे धीरे घूमो, फिर वो ब्रिस्क वॉकिंग नहीं कर रही है, बस ये बात का ध्यान रखना कि हल्के हल्के घूमो, बस टहलते टहलते गप्पे मार लो, क्या किया आज क्या नहीं किया, बस वाली बातें कर लो बस, ठीक है। लोग ना जिम में जाने के जिम में एक क्लोज एनवायरनमेंट में जिस तरह से लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं यार, ठीक है, खासकर ये शोबिज के जो लोग होते हैं ना, शोबिज मतलब कि मूवीज के होते हैं, इनको अपनी बॉडी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 40-45 साल की उम्र हो रही है, अब इतना स्ट्रेस होता है इस चीज को लेकर, बॉडी उस तरह काम नहीं कर रही है, उतना एक्सरसाइज नहीं हो रही है, फिर कार्डियक एक्सपर्ट जाता है, वो दारू श्रीवास्तव हो जाए या वो कौन था वो सिद्धार्थ, सिद्धांत है, सिद्धार्थ भी तो था। चलिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अगर यूनिट निकालनी होगी V/T होता है, तो क्या होगा V/T का? हमें पता था वेलोसिटी क्या थी, मीटर पर सेकंड थी इतना, और T क्या है, एक और 1/T, सॉरी S, ठीक है ना, समझिए ना। तो क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये -2 का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब नीचे आ जाना, ये हाँ मीटर, ये चीज जो है ये ना लिखा है, माइनस का मतलब नीचे लिख दो और ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का मतलब नीचे आ जाना, ठीक है। तो कभी अगर ये लिखा जाए और या ये लिखा जाए, सेम चीज है ये, माइनस का मतलब 1/x। समझ में आ रहा बेटा, तुम बताओ। और जो आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स नहीं, कॉमर्स वाले हैं, समझ में आ रहा है? नहीं मतलब
अगर आपको समझ में आ गया, इनको समझ में आ गया, बाकी वालों को समझ में आ जाएगा ना। आपने पहली बार में समझा दिया था, तो आ गया था। आ गया था ना, बस ये रिवीजन बोलते हैं। रिवीजन बोलते हैं। ठीक आ रहा है? तुम बताओ आ रहा है? वो तो साइंस कोर्स है ना पहले से। वो साइंस की बायो वाली है, उसकी शक्ल देख के लगा कि कहाँ फंसे देख के मार के भेजा गया था, बायो ले लो। तो सर ये ऐसा ही हुआ था। हैं, धक्के मार के। देख लीजिए। अच्छा, क्या बनना चाहती, क्या चाहती थी बनना? तीन ऑप्शन। माइंड रीडर बायो दिया तो एस्ट्रोलॉजर ऑप्शन थे बनो अच्छे। तुम क्या बनना चाहती थी? सर हमें तो 8 ही लेनी थी। हाँ, मगर घर पे क्या हुआ कि ये ले लो बायो और आगे साइंस पढ़ लो। 12th तक साइंस पढ़ लो, फिर बीए कर लेना। वाया 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 वाया, मैं हमेशा कहता हूँ एक्सेलरेशन होता रहेगा। केमिस्ट्री के टीचर भी एकदम लास्ट में आते थे। हाँ। तो पूरा और वैसे भी स्कूलिंग तो भैया हमारे देश की, हमारे यहाँ बुक में टिकट दिया जाता था। अगर कोचिंग ना हो तो बच्चों का क्या होगा बताओ? एक बात है, वही बच्चे कोचिंग जाने लगे हैं। पढ़ाते हैं, लेकिन कोचिंग में पढ़ाते कोचिंग में पाते हैं ना, वो पैसे है। ग्रेजुएशन है, हाँ, बीए से ग्रेजुएशन। सेकंड, हाँ बीए सेकंड ईयर, ठीक है। तो कौन सी ईयर में हो गई कंप्लीट हो गई? बीए कंप्लीट अच्छा अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं है। इसी बात कुछ साइंस कम से डर को, कॉन्सेप्ट भले ही ना हो लेकिन डर को नहीं लगेगा तुम्हें कि हाँ तुम साइंस थोड़ी झेली हुई है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दो तीन चीज पढ़ेंगे, हम काफी इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ तो पता ही है हम लोगों को, तीनों पता होना चाहिए हम लोगों से। तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, अब पहले अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। A body in motion remains in motion or a body at rest remains at rest unless acted upon by force। यानी कि कोई चीज अगर वो रेस्ट पे है, मतलब सुस्त खड़ी है तो खड़ी रहेगी सुस्त, और अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी तब तक कोई उस पर कोई फोर्स ना लगा दे, यानी कि इसको धक्का दे के बढ़ा ना दे या कोई इसको स्टॉप करने के लिए ना फोर्स लगा दे। अनंत काल तक चलता रहेगा। कोई चीज अनंत काल तक खड़ी है तो खड़ी रहेगी और चल रही है चलती रहेगी, अगर दूसरी कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसके ऊपर। पंखे एग्जाम्पल कई बार आता है आप लोगों से। पंखा, लाइट गई, पंखा घूमता रहता घूमता रहता घूमता रहता है, ठीक है। तो पहले घूम रहा क्यों रहता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, चलता रहेगा। और रुक क्यों जाता है? कौन सी लगती है फोर्स? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की लगती है। फ्रिक्शन कहां से आता है? ये विंड से। विंड से, हवा से। हवा की जो है ना घर्षण से वो धीरे धीरे फोर्स लगाता रहेगा और फिर अंत में रुक जाता है वो, ठीक है। तो जैसे कि आप देखो, ये फोटो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप शॉपिंग कर लिया, आपने भर लिया अपने आइटम बिग बाजार जाके, और वो ढलान से उतरने की कोशिश कर रहे हो आप, और अचानक वो भागते भागते ले जाओगे फिर आप, ठीक है। तो वही है कि रुकोगे नहीं फिर आप। तो जब तक कोई आप उनके जो हस्बैंड को पकड़ नहीं पाएंगे तब तक ये तो जाके भिड़ जाए आके, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको भी समझते हैं, अभी और समझेंगे, अभी समझा रहा हूं। सेकेंड लॉ देखते हैं, इसका होता है F इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। कि अब जैसे गाड़ी लगी है, ये जो गाड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो कितनी फोर्स से लगाया होगा उसने? एक तो जितना मास, इस गाड़ी जितना मास होगा और जिस स्पीड से टकराई होगी, तो ये होता है। अमूमन इसको हम F इक्वल टू ma बोलते हैं, कितनी फोर्स लग रही है। कि मान लो किसी को थप्पड़ मारा, अच्छा कॉम्पिटिशन चला थप्पड़ मारने वाले, देखते हो? अरे बाबा मैं कैसे खतरनाक है। और उसमें कभी कभी दुबला पतला आदमी, कभी हट्टा कट्टा आदमी के बीच में, उसमें मोटा वाला बहुत। अब वो थप्पड़ मारा, अब थप्पड़ मारा फोर्स किस हाथ कि, तो कितना वजन उसका है, मास, और कितनी ताकत से आया, तुरंत वहीं बेहोश से गिर जाएगा, दांत टूट जाते हैं यार लोगों के, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। और तीसरा लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इनके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। अच्छा एक बताऊं मैं आपको, इसको याद कर लेना, क्योंकि ना इंटरव्यू में ना आपसे ये बेसिक सवाल पूछ लेता है। ओके, बताओ न्यूटन्स के तीनों लॉ बताओ। तो बाद में उस समय नहीं पता ना तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम जो एग्जाम में आएगा वो आएगा एप्लीकेशन, जो पढ़ेंगे अभी। इंटरव्यू में क्या पूछेगा वो ये पूछ लेगा, बताओ न्यूटन्स का दूसरा लॉ बताओ। अब गोल सर मैंने इंजीनियरिंग की है, अच्छा न्यूटन से दूसरा लॉ बताओ। सर तीसरा याद है, दूसरा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अमूमन आदमी को तीसरा याद रहता है, तीसरा याद है। कोट करने का काम वो कोड हाँ करते हैं ना बस हम लोग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं गति के सब नियम। अब ये तो थ्योरी पढ़ लेना यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूं आपको यहाँ पे। अब देखो, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, वो रहेगी अनलेस कोई बाहर से कोई फोर्स उसको लग के उसको गोल कर दे, ठीक है, चलते रहेगा। तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है।
कुछ और देखते हैं इसका। चलो यहां पे देखते हैं। अब आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कई बार आप नाम सुनोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, सुना ना? ठीक है, वही चीज है इसके अंदर। कोई बॉडी जहां खड़ी हो खड़ी रहेगी, जहां पर वो चलती रहेगी, उसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा जादूगर है, घर पे देखा होगा, कप गिलास रखा हुआ है, नीचे कोई बोर्ड का रख दिया आपने इस तरह का, और ऊपर सिक्का रख गया। अब जैसे ही आप ये हटाओगे, सिक्का नीचे गिर जाएगा। कभी क्या है, कभी कहते हैं बहुत कोई तेजी से खींच लो ना ऐसे करके, तो सामान मतलब नीचे सामान गिरता नहीं है, वो नीचे आता है। आप नीचे के ऑब्जेक्ट निकाल देते हो। जैसे मान लो टेबल पर सामान रखा हुआ, बोतलें रखी, ग्लास रखी है, और कपड़ा टेबल के ऊपर कपड़ा है, टेबल क्लॉथ होता है, आपने झटके से खींच लिया तो सामान गिरेगा नहीं, वो सब वहीं पर रह जाएगा, खाली कपड़ा निकल जाएगा। लेकिन ये एक्सपर्टीज चाहिए होती है इसके लिए, उतनी ताकत से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कहने का मतलब जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपने रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे है। उतनी जल्दी से निकल गई जमीन, पैरों तले जमीन निकल गई, उसको पता नहीं लग पाया, जाए गड्ढे में गिरा जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये कुछ उदाहरण है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे गए उदाहरण है, तुमको याद रखना। ठीक है, फिर आपका ये आगे एक ये, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप गाड़ी चला रहे हो तो जैसे ब्रेक मारते हो आप आगे गिरते हो आगे। ठीक है, क्यों होता है? पहले चीज समझना है, हाँ बॉडी मोशन में रहती है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट रिलेटिविटी का आता है कॉन्सेप्ट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, वैसे तो आप लोगों ने इसको महसूस किया है, लेकिन साइंटिफिक टर्म में थोड़ा समझना है। मान लो कि ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में दो लोग बैठे हुए हैं और एक आप बाहर खड़े हो, ये ट्रेन जा रही है। ठीक है, अब ट्रेन अपनी स्पीड से आ रही है, तो आपके लिए ये दो लोग मोशन में है कि रेस्ट में है? मोशन में। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के संदर्भ, अगर इनके आपस की बात करते हैं तो रेस्ट में है। तो अब अजीब सी बात है कि एक आदमी के लिए ये बंदे मोशन में है, दूसरे बंदे के लिए ये रेस्ट में है। ठीक है, तो ये रिलेटिविटी होती है इसके संदर्भ में। इसलिए संदर्भ समझना बहुत जरूरी होता है कि किसके संदर्भ में क्या बात हो रही है, कि सत्य जो है वो सत्य एक सा नहीं है, इसके लिए अलग सत्य होता है, इसके लिए अलग सत्य है। जैसे कि गाड़ी जा रही है, कभी कभी आप 50 की स्पीड से जा रहे हो, दूसरा वाला 50 की स्पीड से जा रहा है, तो आपको लगेगा बगल वाला बिल्कुल रेस्ट की मोशन में आ गया, बिल्कुल दोनों की गाड़ी बराबर चल रही होती है। ठीक है, अच्छा अब मान लो इसने बॉल उठाई, फेंकी ऊपर, खेलते खेलते बच्चा है, उसने बॉल फेंकी, तो बॉल कहां जाएगी? बॉल ऊपर से आके नीचे आ जाएगी। सुनो सुनो, ऑप्शन सुन लो, बॉल आगे गिर जाएगी, नहीं ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ये मोदी जी की बुलेट ट्रेन है, मतलब 100 किलोमीटर की स्पीड चल रही है। ठीक है, और बच्चे ने बॉल फेंकी ऊपर, तो वो बॉल ऊपर से नीचे आ जाएगी, पहला ऑप्शन। दूसरा कि बॉल आगे गिर जाएगी, तीसरा कि बॉल पीछे गिर जाएगी। ट्राई करना कभी, क्या है? कभी नहीं गिरती है, वहीं गिरेगी, ऐसी गिरती है, कर दो, वहीं नीचे आती है। ठीक है, कभी नहीं गिरेगी। अरे आप कार को लेकर आए, अगर बाहर फेंकेंगे तब बाहर गिरेगी ना, क्योंकि वो इस क्लोज एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वो भी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो वो भी उसी रफ्तार से चल रहा होगा, यानी सेब जो आपने फेंका वो भी अभी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा, तो उसी रफ्तार से चल रहा है, उसकी मोशन भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो बॉल नीचे आ जाएगी। अगर ना यकीन हो तो आज आप कार से कर सकते हो, कार देके चलना, तो कार को छोड़ना, कार में देख लेना। अरे जिनके पास कार है वो देख लें यार, कर लें, ठीक है ना। चलो अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अरे सुनो मेरी बात, अचानक से गाड़ी रुक जाए या ब्रेक मार ले, तो सब कहां गिरेंगे? आगे। क्यों गिरेंगे? क्यों हो? बॉडी मोशन में रहेगी ना। गाड़ी किसी मतलब रुकती है तो बॉडी मोशन होती है, पीछे होता है तब आगे होता है फ्रिक्शन। हाँ, तो क्यों होता है? मतलब ऐसे ना, ये है ना, फ्रिक्शन लगता है तो बॉडी, इसमें कौन सा रूल लगेगा बताओ? फ्रिक्शनल फोर्स पीछे खींचेगा तो बॉडी आगे गिरेगा। अगर आप चल रहे हो, ब्रेक लगी, आप आगे बढ़े,
तो इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ लगेगा। क्यों कि एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में है, ठीक है, अदर फोर्स ना लगे। अदर फोर्स क्या लगी? फ्रिक्शन की, ब्रेक की लगी है। तो ये तो रेस्ट पे था, अचानक से ब्रेक की तो आगे बढ़ गया, क्योंकि ये जो बॉडी है ये अभी उसी स्पीड चल रही है जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो इस बॉडी की स्पीड, यानी क्या कह रहे, इस बंदे की स्पीड वही स्पीड है जो ट्रेन की स्पीड है। इन लोगों की स्पीड वही स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है। अब जब ट्रेन रुकी, ये खुद तो रुक नहीं पाए अभी ना, ये तो अपनी स्पीड चले जा रहे हैं अभी तक, तो इसलिए ये आगे की तरफ गिरते हैं, ये आगे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि ट्रेन रुक गई है, ट्रेन में फ्रिक्शन लग गया, इनमें फ्रिक्शन नहीं लगा है, तब इसलिए आगे गिरते हैं आके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, आपने एक मीम वीडियोस देखे होंगे, कुछ लोग ट्रेन से उतरते समय कोशिश करते, ट्रेन चल रही होती है और उतरने लगते हैं और डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं। गिर तो कभी तो ट्रेन की पटरी में गिर जाते हैं आके। एक दो आया तो पुलिस वाले ने निकाला था बाहर उसको, ठीक है। ऐसा क्यों? और अगर आपको कूदना ही है तो उसकी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में कैसे करना है बस? थोड़ी मूवमेंट बना के स्पीड बना के कि बट एक महिला ने क्या किया, ट्रेन मतलब ऐसे जा रही, ट्रेन इधर जा रही है, वो महिला को समझ में क्या आया, वो उल्टा हो गई, मतलब ट्रेन जा रही है, वो इधर का मुंह कर लिया उसने और तब कूदी। अब उसकी बॉडी तो इधर के मोशन में थी, तो उसको क्या किया, उसको ऐसे उल्टा लेकर गिर गई, वो ऐसे उल्टा गिरी जाके। इसलिए जब भी उतरना, कभी एक तो चलती गाड़ी से उतरना नहीं, पहली चीज समझना, भाई रुक जाने दो, कोई जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं है, क्योंकि एक सेकंड की गलती ना जान ले लेती है, ठीक है। तो ट्रेन को मैं तो कभी नहीं कूदता, सीधी सी बात। क्या कितना भी कोई बोले कह रहे चाचा चल रही उतरो, मैंने कहा चाचा हो चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि मेरे कॉलेज में एक लड़का ऐसे मर चुका है। वो कॉलेज छुट्टी पे जा रहा था, ट्रेन जब तक वो पहुंचा स्टेशन में, ट्रेन बस आगे चलने लगी धीरे धीरे। अब ये भागने की कोशिश किया, चूंकि बैग था इसका, तो वो डिसबैलेंस हुआ और सीधे पटरी गिरने चला गया था। इसीलिए हीरोगिरी का कोई फायदा नहीं है। देखो, कोई आपको वर्ल्ड कप नहीं देने वाला, कुछ मेडल नहीं देना, लेकिन दुर्घटना घट गई तो फिर गए, ठीक है। पहली चीज तो करना नहीं। दूसरी बात क्या है कि करना भी तो जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में जंप करना है, कि आपकी बॉडी, दो ये ट्रेन है वो चल रही है ऐसे करके ना, तो आपकी बॉडी भी चल रही है ऐसे करके, तो आप अगर इधर बाहर करके कूदोगे तो आपकी बॉडी आगे रहेगी, तो आप कंट्रोल कर ले जाओगे। अगर आप उल्टा इधर कूदोगे, बॉडी इधर मूव कर रही है, आप इधर में मूव करके कूदोगे तो सर के बल उल्टा गिरोगे। ये सब यूपीएससी में सवाल पूछे गए हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड है, साइंस है, वो बेसिक साइंस है, एप्लीकेशन बेस्ड है। जरूरी नहीं वो बी इक्वल टू यू या फर्स्ट न्यूटन लॉ, सेकंड न्यूटन लॉ पूछ लेगा ना, वो पूछ लेगा कैसे कूदोगे बताओ। क्या यही तो एग्जामिनेशन का है ना, इसलिए थोड़ा साइंस को मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ के कर दिया जाए, कि एप्लीकेशन, साइंस बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड ही आती है। चलिए देखो, सब गिरे टक्कर खाके आगे गिरते हैं, ठीक है। एक और ले लो एग्जाम्पल, ये जिमनास्ट है, ठीक है, इसे कहते हैं पोल वॉल्ट। पता है गेम के बारे में? नाम नहीं सुना तुम? आप लोग तो पिक्चर भी नहीं देखते हो, स्पोर्ट्स में देखते हो, पोल है, पोल वॉल्ट है ये, ठीक है। इसमें देखते हो कि जिमनास्ट जो है वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमता है, ठीक है। एक छोटे पोल से अगर बड़े पोल में कूदेगा फिर राउंड की राउंड घूमते हैं। अब क्या है, वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया इन डेली लाइफ इज द बॉडी ऑफ अ प्लेयर क्विकली स्प्रिंटिंग डाउन द फील्ड विल टेंड टू वांट टू रिटेन दैट मोशन अनलेस मस्कुलर फोर्सेस कैन ओवरकम दैट। यानी कि जो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, वे घूमता रहेगा सर के, जब तक इसकी मस्कुलर फोर्स से अपने को रोकता नहीं है वो। तो ये अगर आप शायद पता नहीं स्पोर्ट्स देखा कि नहीं देखा, इसके अंदर वो राउंड ऐसे चक्कर काटते हैं, तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला होता है कि फिर अपनी मस्कुलर फोर्स से वो अपने आप को स्लो डाउन करते हैं, ताकत लगा के हाथ से रोक कर, कि अपने को अगर जंप करना हो यहाँ से यहाँ पे, तो ये होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ उदाहरण है जो आपको करना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है, ठीक है। सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma आ गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो m है, मास है। अभी मास की बात है, वेट की बात नहीं कर रहे हैं। और मास क्या है? स्केलर के वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये फोर्स लगा रहा है ये बंदा, ठीक है, ये मास है और जितनी रफ्तार से बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है, तो उतनी फोर्स लग रही है। तो ये जो फोर्स लग रही होगी
ये जो फोर्स लग रही होगी वो अमूमन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। जितना वजन है और जितना स्पीड से आगे बढ़ रही है उतना होगा। F इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब दो लोगों ने जितने लगा दी तो उतनी ये सिर्फ ये एक्सेस से बढ़ गई, 2a बढ़ गया, मास उतना रहा 2a बढ़ गया। और अगर इसको देख लेते हैं कि अगर मास डबल कर दिया तो एक्सलेशन आधी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी एक वजह तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आता है, सर इसको एक मिनट थोड़ा सा, ये टायर देख रहे हो आप, ये टायर होते हैं ना ये, ठीक यार। हमेशा ये चक्के जो होते हैं, टायर जो होते हैं सर्कल के होते हैं, वो ऐसे क्यों नहीं होते हैं या ऐसे क्यों नहीं होते हैं? हाँ सिंपल, चलो बताओ कि टायर ही क्यों गोल गोल क्यों टायर होंगे, ऐसे क्यों नहीं होते हैं ये टायर? केवल चक्के की खोज हुई थी, हमें तो पता है, अगर इसकी खोज हो जाती तो क्या बात थी। अगर मान लो तीन चीज आपके पास ऑब्जेक्ट है, खींचना है आपको, तो अगर इनको खींचना है आपको तो ताकत किसमें ज्यादा लगेगी? सबसे ज्यादा सर स्क्वायर में लगेगी, ये सबसे ज्यादा इसमें लगेगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये, फर्स्ट ये आराम से पूछे क्यों? सर इसको इंक्लाइन कर देंगे तुरंत ही आगे बढ़ जाएगा सर। सरफेस एरिया का सरफेस एरिया यार, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया जो पॉइंट करा, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मिनिमम सरफेस। ठीक है ना। क्योंकि जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब देखो इतना कुछ है, तो इतने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हैं, तो यहां के जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन हमसे पीछे लगता होगा, आप इधर खींच रहे हो वो उधर लग रहा होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, इस कारण से फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा होगी, इसलिए खींचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यहां पर भले ही इस पोजीशन पे कम है, लेकिन इस पोजीशन पे ज्यादा फ्रिक्शन है, जब ये इस पोजीशन में आएगा तो ये, लेकिन यहां सर्कल में देखो, हर चाहे सर्कल कैसा भी रहे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बहुत कम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है, इसलिए है। इसलिए जितने कांटेक्ट में रहोगे सिविल सर्विसेज में उतना कम तैयारी हो पाएगी, क्योंकि वो आपको खींचेंगे अपनी तरफ ही, ज्यादा दोस्ती यारी नहीं। चाहे साइंस पढ़ लो, चाहे फिलोसफी पढ़ लो, कहानी सबकी एक ही है, जोड़ सको जोड़ लो, सिंपल से पता है। ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ज्यादा दुनियादारी समझी आपने, डिस्टर्बेंस खींच रहे अपनी तरफ, फ्रिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सर्कल बनना है, स्क्वायर नहीं बनना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि देखो ये सब चीजें आपने देखी है डेली लाइफ में, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए और साइंटिफिक टर्म से पूछ लिया जाए तो बता पाओ। जैसे कि कल मैंने क्या बताया था कि चाय का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, कि वो चाय कप में है, ठीक है, और एक चाय आपकी कप प्लेट के अंदर है, तो कैसे होगा कि ठंडा कौन किस में ज्यादा होगा? कप प्लेट में, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इवेपोरेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल सुनो, फोर्स। अब देखो यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये जहाज वाला जो बन गया, इसके दो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ये जैसे ना ये रॉकेट है, ये जो रॉकेट है ये अमूमन दो तरह के कर रहा है, वैसे तो उसको और डिटेल में जाएंगे करेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि जितनी, वैसे ये जो है ये न्यूटन का थर्ड लॉ में भी आएगा, काम करेगा, ठीक है ना, करता है। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि मास, हाँ, जितनी फोर्स से ये चीजें बाहर निकल रही हैं उतना एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन इसको हम थर्ड लॉ से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लेंगे। क्योंकि एक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी ये समझते हैं। क्रिकेट हो रहा है मैच, ठीक है, और बॉल आई, तो आपने देखा खिलाड़ी जो है कैच ऐसे करते हैं, ये हाथ को नीचे ले जाते हैं, देखा क्रिकेट देखती हो? देखा नहीं तो मुझे देखा नहीं। लो पकड़ो से, कैच करो। नहीं मतलब इसको देखा। अरे ये देखा कैच, क्रिकेट नहीं देखा। जिसने कैच सेव कैच खेला तुमने? एक होता तुमने जो बिल्कुल नए नौ सीखे होते हैं, बच्चों को पकड़ लेंगे, ठक मिल रहा है बच्चों। सर अभी जिम्बाब्वे वाले मैच में भी तो जिसने कैच किया था उसका कितना मजाक बना था, जिसने ऐसे करके कैच किया था। नहीं तुम्हारे विराट कोहली ने भी कैच छोड़ दिया, ऐसे करके फच से दिया जाता। कैच हमें जब भी करते हो ऐसे नीचे लेकर आते हैं, ऐसे ना। अब विराट कोहली पैसा तो कमा लिया, साइंस कम पढ़ी, उसने ऐसे कैच छोड़ता है बहुत। उसने जान के छोड़ा था। देखिए इनका, अच्छा चलो, इनका समझ में नहीं आता। अच्छा सुनो, अरे यार भटको मत,
ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों? लगे ताकि सर मुंह पे आपसे बॉल लगे ना, यहाँ तक आते आते वो अपना जो एनर्जी से स्पीड से आ रहा है मोमेंटम कम बन जाए सर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर हो जाएगा यहाँ। डायरेक्ट करना टच तो लगने की जगह होती है ज़्यादा तेज होगी। इम्पैक्ट, एक वर्ड है इम्पैक्ट, ठीक है। बॉल आई और पॉइंट ऑफ तुरंत अगर ये नीचे नहीं गया तो बहुत तेजी से लगेगी इसके ऊपर। तो दर्द से बच, सवाल ये ऑप्शन था, दर्द से बचने के लिए जब आप इस बॉल को नीचे खींच देते हो, टाइम टी बढ़ा देते हो, तो इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। इम्पैक्ट मतलब फोर्स, क्योंकि अगर आप टी नहीं बढ़ाया तो बहुत बॉल का एक तो मास ज्यादा और एक्सेलरेशन ज्यादा, तो किस ताकत से लगेगा, इसके हाथ में लगेगा, ठीक है। तो इस पावर, इस ताकत को कम करने के लिए वो ड्यूरेशन बढ़ा देता है कि बॉल को ऐसे ले लेता है जैसे कि वो उसकी एनर्जी कुछ खपत हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कब कोई बहुत एग्जाम हुआ, असफल हो गया आप, तो उस मोमेंट में कितना दुख होता है आपको, लेकिन अभी 2 4 5 घंटे निकल जाए तो आप बेगैरत बन जाते हो, फिर भाई 2 दिन निकल गए तो फिर तो बिल्कुल ही जैसे थे वैसे ही हो जाते हो। तो आपने इम्पैक्ट कर दिया। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, नहीं सह नहीं पाते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट में उनको फील आता है कि यार दुनिया बेकार है। और अगर कहते हैं कि अगर उस समय कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए उनके साथ पास खड़ा हो जाए तो कभी सुसाइड नहीं करेंगे, वो मोमेंट निकल जाता है, तो वो इम्पैक्ट जो होता है ना उस चीज का वो कम हो जाता है। कहां पे सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हुआ था सर, यही मैं बताने वाली है ना? थी। उनकी जो फ्रेंड है, हाँ। मेरे चाचा की फ्रेंड है, उन्होंने हाँ। एग्जैक्टली यही चीज कहा था। उन्होंने अपनी फ्रेंड को बुलाया कि मुझे बात करनी है, तो गई नहीं, और वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस वो जाते उनके पास तब तक वो गिर गया था। एक पिक्चर है वो इस मूवी का नाम क्या है यार, इरफान खान की मूवी है, रोग देखिए गाना बहुत अच्छा है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना उसे, बड़ा हिट है। उसमें ना बड़ा अच्छा सीन है ये समझाने के लिए। अब जो इंस्पेक्टर साहब हैं इरफान खान, वो खुद ही पागल रखे हैं, उनका दिमाग डिप्रेशन चल रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, और डॉक्टर इनका बीच में कन्वर्सेशन जो हो रहा है वो समझना जरूरी है। ये कहते हैं डॉक्टर साहब कल ना सुसाइड करने जा रहा था मैं, कल मेरा मूड बन गया था मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, मैं खत्म करूं जिंदगी। डॉक्टर अच्छा है, फिर क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, मैंने अपनी बंदूक लोड की और मैंने खिड़की खोल दी अपने, लेकिन जैसे ही खिड़की खोली तो मैंने बहुत अच्छा नज़ारा देखा कि सूरज ढल रहा है, हल्की हवा चल रही है, पक्षी जा रहे हैं, और मैं उसको देखने लगा। और जब मैं उसको देखने लगा तो लगा कि यार इतना अच्छा नज़ारा देख के मरना बेकार है, कि इतना अच्छा नज़ारा देख रहे हो और मर रहे हैं, क्या मतलब है? डॉक्टर ने कहा फिर क्या हुआ? कहते उसके बाद फिर सुसाइड क्यों नहीं किया? कहते फिर डॉक्टर साहब वो मोमेंटम निकल गया, वो मोमेंट निकल गया, जो क्षण था वो निकल गया, कि जो फीलिंग आ रही थी वो निकल गया। तो वो होता है जब आप अपने दुख को भी बहुत खींच दोगे, समय बहुत बड़ा दवा होती है, समय दवा होती है, बड़े से बड़े दुख को जख्म भर जाता है। तो ये यहाँ जख्म समझ लो, जो जख्म मिलने वाले हैं, चाहे साइंस में समझ लो, चाहे जिंदगी में समझ लो, चाहे इरफान खान की समझ लो, इम्पैक्ट कम हो जाता है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना, सवाल आया हुआ है, ये गलत मत कर दो। चलो एक और लो। अब देखो यहाँ पे बताओ, एक छोटी बॉल थी, इस बच्चे ने शॉट मारी, बॉल चली छक्के की बाउंड्री पे, दूसरी मारी यही रह गई। अरे बॉल बताओ ना, क्या इसमें क्या डिफरेंस है इसके अंदर? वेट मास। तो ये बॉल छोटी है, ये बॉल बड़ी है, तो ये बता रहा कि फोर्स, हाँ उसी फोर्स से मारा इस बच्चे ने, लेकिन वो बॉल छोटी थी तो दूर चली गई क्योंकि उसकी मास कम था, और क्योंकि F = ma होता है ना, F = ma, यहां पे आ गया, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन ये इस पे डिफरेंस आ रहा है ना, ये फर्क है, इसका छोटा है ये मास बड़ा है। सिर्फ फॉर्मूले को समझाने के पर्पज से किया मैंने F = ma, ठीक है, कि आपको एप्लीकेशन बेस में कुछ भी डाल दें, पता लगा आपने बोला नहीं ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो वो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, ये हाँ सेकंड लॉ है। अब आ गया हमारा आप सबका फेवरेट थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सभी ने सुना हुआ है, ठीक है, इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है चीजें ये।
अच्छा बड़ी अच्छी बात है, देखो कुछ पढ़ते हैं। फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स, जो फोर्सेस हैं वो पेयर में होते हैं। यू पुश ऑन अ वॉल, द वॉल पुशेस बैक, यानी कि आप दीवार में धक्का लगाओ, दीवार आपको धक्का लगाएगी, ठीक है। अच्छा अभी समझना, अभी कॉन्सेप्ट में पूछने जा रहा हूं आप लोगों को। अब कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अब मान लो कि आपने देखा कि ये नाव पे आप चढ़े, ठीक है, नाव पे चढ़ने पर जैसे नाव आपको जमीन में उतरना है, यहाँ पे मतलब आप नाव से उतरना चाहते हैं, कभी आप नाव में बैठे हो कि नहीं बैठे हो किसी? जी सर, नो सर। अबे तुम ये उतर, ठीक है, अब आपको उतरना है नाव, आप नाव में बैठे हुए थे, नाव से उतरना है आपको, तो बड़ा एक तो डगमग डगमग करके आता है मामला, ठीक है। फिर आप टांग यहां रखते हो जैसे ही, तो जैसे उतरते हो तो ये नाव जो है इधर की तरफ मूव कर जाती है। फ्रिक्शन है, सही बोल रही हैं। एक्शन, ये आप इधर आते हो, अपने फोर्स लगाते हो तो उधर रिएक्शन रिएक्ट करता है इधर के अंदर, ठीक है। सवाल ये पूछेगा आपसे कि जब आप बोर्ड से जमीन पे उतरते हो और उतरते हो बोर्ड पीछे ले जाती है तो क्यों होती है? तो एवरी एक्शन देयर इज, जो आपने जो एक्शन चढ़ने में ताकत लगाई है उसका रिएक्शन पीछे साइड में हुआ है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और एक चीज है, अब हम जो बोल रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देखो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। अब दो अगर अपोजिट लग रही हैं, आप कह रहे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी F1 और F2 जो हैं वो बराबर हैं, तो चल कैसे रहा आदमी? फिर दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हैं, बराबर फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, तो फिर आदमी चल कैसे रहा है? फिर तो उसको यही खड़े रहना चाहिए था। फिर उस जब अपोजिट रिएक्शन वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, समझ, पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? न्यूटन बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर आप जितनी ताकत लगाओगे तो उसका रिएक्शन भी उतना होगा लेकिन अपोजिट होगा। तो अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है तो कोई चीज कभी चलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन दुनिया चलती तो है। जितना रिएक्शन है उतना ही तो एक्शन आगे होगा, जितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे उतना ही तो हम आगे। एक चीज मिस कर रहे हो, ये सच है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, बट अलग अलग बॉडी पे होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होता है। एक्शन हो रहा है जमीन पे, रिएक्शन हो रहा है बोर्ड पे, इसलिए मूवमेंट हो रही है। फोर्सेस बराबर हैं बट ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। अगर बोर्ड पे ही लगता एक्शन रिएक्शन तब तो वही खड़े जाता है ना, लेकिन एक्शन आपके जमीन पे हो रहा है, रिएक्शन आपका उस पे हो रहा है, इसलिए मूव कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन अलग अलग, जैसे दीवार पे धक्का लगाया तो आपका एक्शन दीवार पे है, दीवार का एक्शन आपके ऊपर है, रिएक्शन आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आती, कॉन्सेप्ट आता है, चलने का कॉन्सेप्ट आता है। देखा आपने, जैसे कि आप चल रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्सेस का आता है, जैसे कि आप ठीक है, ये जूता पहना आपने, जैसे आप चलने की कोशिश करते हो, अच्छी ड्राइंग होगी मेरी, भीमबेटका वाली है, वो काम आसान है। कहाँ है भीमबेटका? नहीं, मुझसे पूछेंगे कहाँ है, क्या था भीमबेटका, पढ़ा नहीं है इसने ना अभी तो। भीमबेटका कहाँ पर है? अरे यार ये LPG वाले है ना ये। हाँ सर, LPG वाले। भीमबेटका कहाँ है? ये घूमने नहीं गए अभी आप? एक- कहाँ है? अरे घूमने तो हम भी नहीं गए भैया, तो पता तो है भीमबेटका कहाँ पर है। तुम बताओ भीमबेटका क्या है, क्या था भीमबेटका में? पिक्चर से एमपी में है वो, क्यों फेमस क्यों है? फेमस क्यों है? ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो, हड़प्पा? हाँ पिक्चर फॉर्म है वहाँ पे, पिक्चर स्टैचू। हड़प्पा नहीं है, वो कहो तो पुराना पाषाण काल में देखो, कई जगह है, ठीक है, वहां पर पिक्चर्स लगी बनी हुई है, बनाई अर्ली, सबसे अर्ली पेंटिंग है वहां पे, इसी तरह से बनाई गई है वो खाली, ठीक है। चलो अब सुनो, अब आपने जैसे चलना शुरू किया, सुनो यार, चलना शुरू किया आप, यहाँ जैसे आप चलना शुरू करते हो, ठीक है, चलना शुरू करते हो, जैसे जस्ट चलना शुरू करोगे तो पहले तो आप चल नहीं पाओगे क्योंकि एक फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी आपको नीचे, आप चल ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये फ्रिक्शन है, छोटा F है, आप चलना इधर कोशिश कर रहे हो, चलने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि आप चलने की कोशिश की ना आपने,
शुरू में फ्रिक्शन आपको चलने से रोकता है, फिर आप और फोर्स बढ़ाते हो, फ्रिक्शन और बढ़ता है, आप थोड़ा और बढ़ाते हो, फ्रिक्शन और बढ़ता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आप फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाते हो और चलना शुरू कर देते हो। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहां पर है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने इधर फोर्स लगाया, रिएक्शन फ्रिक्शन का उधर आया, आपने थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और गया, ऐसा होता रहेगा। फिर एक हद से जब आगे निकल जाएगा, जब फोर्स ज्यादा ही लगा दोगे तो आप मूव करना शुरू कर दोगे। समझ में आ रहा है ये भी फिलहाल? समझ में आ रहा है? समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहां तक समझ नहीं आया बताओ पहले, चलो बताओ, फिर से देखते हैं। चलने के ऊपर बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? हाँ क्या बताओ तो? चलेंगे तो आगे, अगर आगे हम चलेंगे तो उसमें फोर्स तो क्यों, फ्रिक्शन क्यों नहीं लगता? देखिए ये आपका जूता है, अभी मैं क्या पढ़ा था? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है? जमीन और जूते के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, यही फ्रिक्शन पैदा करते हैं। ठीक है, आपका जूता है ना भाई, यही तो कर रहा। अब आपने फोर्स लगाई आगे बढ़ने के लिए, आपने आगे बढ़ने के लिए ताकत लगाई, तो हमें पता है कि न्यूटन साहब ने तो कहा ही है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन लगेगी। आपने ताकत लगाया यहां पे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन चूंकि आप जमीन में और जूते के बीच में कांटेक्ट है, और जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां पर एक मतलब फोर्स लगेगी, तो जैसे ही आप आगे लगाओगे तो जूता अपने आप यहां पर पीछे की तरफ एक रिएक्शन देगा, एक फोर्स अपने आप लगेगी, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रही है। तो ये F1 और F1 बराबर हो जाएंगे। आपने कहा नहीं चल नहीं पा रहे हो, अभी बताऊंगा इसका भी आगे भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझना, ठीक है? फिर आपने थोड़ी सी और ताकत लगाई, थोड़ी और ताकत लगाई, ठीक है? तो क्या हुआ? थोड़ा सा ये फ्रिक्शन और बढ़ गया। अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, दोनों बराबर चल रही हैं, तो अभी चलना शुरू नहीं हुआ है, अभी तक आप पोजीशन जो है स्टार्ट मूविंग नहीं हुई है, अभी मूविंग नहीं हुई है, ठीक है? फिर एक तीसरा जो आपने लगाया, आपने कहा जय बजरंगबली का नाम लिया और आगे बढ़ा दिया और F3 कर दिया। अब ताकत ज्यादा होने से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि रिएक्शन दे रहे थे, इनकी ताकत को आपने ओवरकम कर दिया, और ये कम रह गया और ये ज्यादा होने से ये निकल गया आगे, ठीक है? ये प्रोसेस बन जाता है मोबाइल, ये ठीक है? अच्छा, तो ये पहले तो पूछता है कि ये एग्जाम्पल पूछ लेता है, कि चलने वाले एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ सवाल जो बनता है, एक सवाल तो ये बन गया आपका, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है? कि चलने के लिए। अब सवाल ये बनता है कि अब आप गए मसूरी घूमने के लिए, और वहां पर आपने देखा कि सर्दी का टाइम था, वहां आपने देखा जो झील है वो जम गई है, वहां पत्थर, वो जो झील है वो बर्फ की हो गई है, आइस की हो गई। अब सवाल दो बनेंगे यहाँ पे, एक तो साइंस का बनेगा और एक और साइंस का बनेगा, लेकिन फिलहाल यार साइंस का पढ़ लेते हैं, यानी फिजिक्स का पढ़ लेते हैं, वो भी फिजिक्स का ही है यार। चलो, अब आपने चलना शुरू किया आइस के ऊपर, और आप देखोगे वो फिसलना शुरू कर रहे हो, आप चल नहीं पा रहे हो, और जितनी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हो उतना वो दिक्कत आ रही है, स्लिप कर रहे हो, आप कर रहे हो ना स्लिप। चलो वो छोड़ो, मसूरी छोड़ो, घर में पानी पड़ा होता है, आप स्लिप कर जाते हो, चल नहीं पाते, क्यों? क्या फ्रिक्शन? फ्रिक्शन नहीं लगता है, सरफेस को, वो जो हमारा पैर और जो सरफेस के बीच में एक लेयर आ जाती है, वो बस उसकी वजह से वो फ्रिक्शन नहीं हो पाता। इस फ्रिक्शन की वजह से चलते हो आप, इस फ्रिक्शन का रिएक्शन जो होता है उसके कारण आप मूव करते हो। फ्रिक्शन नहीं होगा तो मूव नहीं कर पाओगे, समझना। सेम तो घर में पानी पड़ा है, अगर सर्फ जमीन में और आपके पैर के बीच में पानी की लेयर आ गई तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगती है, वहां स्लाइडिंग हो जाता है, वहां स्लाइड करोगे आप, क्योंकि रिएक्शन नहीं मिलता ना आपको, जमीन से रिएक्शन नहीं मिलता चलने के लिए। आपने ताकत लगाई, जमीन ने ताकत आपको दी, तभी तो आप मूव करे ना। आपने ताकत लगाई, पैर में मारे पीछे, आपने ताकत जमीन पे जूते से मारा, और जमीन ने जो आपको ताकत फोर्स रिएक्शन दिया, उससे आप मूव करना शुरू करोगे। इन दोनों के रिजल्ट से आप मूव करते हो। आपने जूते को पैर मारा और जमीन ने जूते के माध्यम से आपको ताकत मारी, तब आप मूव करना शुरू किया। लेकिन अब आप तो ताकत मार रहे हो, लेकिन जमीन मार नहीं पा रही, क्योंकि बीच में पानी है, रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, इस कारण स्लाइड हो जाते हो आप। तो ये पूछा जाता है कि स्लाइड क्यों करते हैं,
तो फ्रिक्शन ना होने के कारण स्लाइड करते हो। फ्रिक्शन ना, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्लाइड करोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए चाहे मसूरी जाओगे तो समुद्र जो पानी की लेयर है उसमें आप चल नहीं पाते हो, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि पानी की लेयर होती है उसके अंदर, ठीक है। इसीलिए चलने में आपको, अब आप हो गया यार बड़ा अजीब है कि हमारे कितनी एनर्जी तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में निकल रही है। अब देखो जिंदगी का फलसफा सुनो कि आपकी एनर्जी जो है इसको ओवरकम करने में लग रही है, यानी कि फ्रिक्शन को दूर करने में आपकी एनर्जी लग रही है क्योंकि अपोजिट है। लेकिन विडंबना ये है कि इसकी वजह से आप आगे बढ़ भी पा रहे हो। तो अगर जीवन में दिक्कतें हैं तो उन्हीं की दिक्कतों से बढ़ोगे भी आगे। वही लोग आगे पीछे बनते हैं जिनको बनने की ललक होती है। कौन बनेगा बताओ? मुसीबत इस पे आएगी, जिसको सबको जरूरत पड़ेगी वही तो बनेगा, नहीं तो इतनी मेहनत कौन करना चाहेगा? तो अगर कोई, आप कहते हैं ना वो एक चाइनीज लात्जो तेल, वो हमेशा कहते हैं कि सफलता ना अलग नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सूरज, एक उजाला और अंधेरा। हम लोग साइंस जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, हम लोग एरिस्टोटल साइंस पढ़ते हैं। जो ग्रीक साइंस है, हमारी जो साइंस है वो ग्रीक विंग ऑफ है कि जो एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया था, अरस्तु ने, उस हिसाब से पढ़ते हैं कि कोई चीज ए है, बी है, और ए कभी बी नहीं हो सकता। यानी ए है, बी, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है, उन दोनों की अपनी आइडेंटिटी अलग अलग है। लेकिन जो चाइनीज फिलोसफर्स ने उसने बोला था कि ए है, बी है, और ए और बी दोनों हो सकते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा बोलता है कि एक अंधेरा है, एक उजाला है। अंधेरा उजाला, अगर अंधेरा होगा तो उजाला होगा, उजाला होगा तो अंधेरा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं कि अंधेरा भी एक मिनिमम ऑफ उजाला है और उजाला भी मिनिमम ऑफ अंधेरा है। दोनों मर्ज हैं आपस में, कोई बाहर मतलब अलग नहीं है। जैसे मैं एक चीज और जोड़ता हूं यहां पे कि सफलता दोनों एक साथ में ही आती हैं। सफलता जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो टेस्ट चल रही है, अगर कोई सिर्फ टेस्ट दे और फेल भी हो जाए, लेकिन सारे टेस्ट दे और फेल भी हो जाए, अंत में लेकिन सफल हो जाएगा। वो उसकी असफलताओं से वो निकल के सफल हो जाएगा। वो असफल इसलिए हो रहा कि टेस्ट फेल हो रहा है, असफल इसलिए हो रहा है कि वो टेस्ट दे ही नहीं रहा है, वो असफल भी नहीं हो रहा है। और जीवन में जो असफल नहीं होता वो सफल भी नहीं हो पाता है। अगर आप लोग, आप जहां बैठे हो, तो अगर आप इवेल्युएट करोगे तो आप यहां तक पहुंचने में भी आपकी उन असफलताओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तभी आप यहां तक पहुंचे हो, तभी अब आगे बढ़ने की ललक है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप जो सफल होगे उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन उन असफलताओं का होगा जो आपको पुश कर रही है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप असफल ना होते तो कभी सफल भी नहीं हो पाओगे। तो फ्रिक्शन नहीं होगा, बढ़ भी नहीं पाओगे। कहने को तो अब लोग बोलेंगे यार तो बड़ी गलत चीज है, ये तो फ्रिक्शन है, लेकिन नहीं, यही तो विडंबना है। गलत नहीं है, अपोजिट लग रही है, लेकिन अपोजिट लगना मतलब गलत नहीं हो सकता। हमारे देखो ना, आप कल्चर में अब राम और रावण हम लोग बहुत गलत पढ़ते हैं। अगर रावण नहीं है तो राम भी नहीं है, समझो, और राम नहीं है तो रावण भी नहीं है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बहुत होना जरूरी है, ठीक है ना। सर अच्छा, स्लाइडर्स पे हम लोग अपने आप क्यों आगे बढ़ते रहते हैं, फिर उसमें क्या लगता है? स्लाइडिंग हो सकती है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, एक जैसे रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ये अलग अलग फ्रिक्शन। वो हमारे सिलेबस हिस्सा नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। वो हम जब इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सर वो दूसरा वाला बता दो, झील वाला। हाँ झील वाला, हाँ, झील हाँ, जो सवाल आता है झील वाला, देखो उसमें क्या आता है। जब भी आप झील में जाते हो, देखते होगे, झील में गए, मसूरी में गए, ठंडा पड़ा और झील में बर्फ बन गई, ठीक है, जो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही थोड़ा सा होता है, आप देखते हो कि झील कहीं गए, पदार्थ टूट गया, वो झील टूट जाती है, बर्फ टूट जाती है और नीचे पानी हो जाता है, नीचे पानी होता है, ऊपर बर्फ होती है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी पानी ठंडा होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, मतलब पहले ऊपर की परत ठंडी होगी, फिर नीचे की परत ठंडी होगी,
ठीक है ना। आप अगर फ्रिज में देखोगे, अपना जो बोतल वो रखते हो आप, अपना क्या नाम है उसका, आइस ट्रे, तो ऊपरी हिस्सा जमता है, उसके बाद नीचे जमता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है इस बात का ध्यान रखना कि जो झील है पहले ऊपर की परत ठंडी होती है, उसके बाद नीचे की परत ठंडी होती है, और कई बार नीचे पानी बहता रहता है, ठीक है ना, और ऊपर आप स्की करते रहते हो, ज्यादा जोश में आके स्की करते हो, घुस जाते हो पानी के अंदर ही फिर, तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। बस ये समझना और कॉन्सेप्ट समझना। अब आ गया फिर जो एग्जाम्पल्स पूछते हैं आपसे, टू एवरी एक्शन देयर इज, तो रिकॉइल ऑफ गन होता है, रिकॉइल मतलब झटका जो देती है बंदूक देती है, ठीक है, कि एवरी एक्शन का ये जो रिएक्शन, और ये चलती इसी पे ही है, बंदूक का जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है कि गोली निकलेगी और वो झटका देगी, ठीक है। लेकिन एक्शन इस पे लग रहा है, रिएक्शन इस पे हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है, एक्शन इसके ऊपर है, रिएक्शन इसके ऊपर है, ठीक है। इसलिए कभी बंदूक चलाना बहुत हाथ पकड़ के चलाना, ढंग से पकड़ के, इधर मुंह पे लगता है वो ठा करके ठा। एक वीडियो आते हैं ना, वो कहता है साइंस ऑफ स्टूपिड आता है, देखा है वो पुराना, 4-5 साल पुराना शो है वो, मनीष पॉल का है, उसमें एक था ये कॉन्सेप्ट बता रहा था। अब उसमें लड़की ने बंदूक ली, उसने बंदूक चलाई, वो तो शॉर्ट गन थी, वो शॉर्ट गन यूं चलाया, गोली आगे गई और जो बंदूक पीछे गई, वो बीच में खड़ी ऐसा लगता है, वो ऐसे निकल गई। तो यहां पर कंधे में रख के चलानी पड़ती है कि आप अपना झटका जो है वो झेल पाओ, ठीक है। जो अभी हम इसका जो पढ़ रहे थे हम लोग किए, ठीक है, इसलिए हील पे, ठीक है, हील सबसे गलत चीज है, हील बहुत खराब चीज है ये मॉडर्न हील पहनता हुआ नहीं पहनता, लोग अच्छी बात है, मत पहना करो, मतलब ये अननेचुरल है यार, पार्टी में सभी वो तो ठीक है, वो तो अननेचुरल है, बहुत ही अननेचुरल, और लड़कियों की टांगे टूटती इसी में ही है, मैम मूछ आती ना, ये तो आदत नहीं होती है। देखो एक तो या तो रेगुलर पहन रहे हो तो आप उसे हैंडल कर पाओ, पेंसिल वाली पहन लेते हो बिल्कुल, और उसमें डक 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 डक, ठीक है, टाक से गिरता है फिर जाकर, फिर ये टूटता है, फिर ये जो होता है ना एंकल टूटता है फिर, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा समझ लिया हम लोगों ने, जो इतना देर से मुझे पता ही था फोटो है, और ये नदी वाला भी समझ लिया हम लोगों ने, फोटो देख लिया, ठीक है, समझा मैंने पहले दिया है। देखो एक्शन क्या, बॉयज फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन बोट एंड बोट एक्सर्ट फोर्स ऑन फीट, दोनों का अपना अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगा, इसीलिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होने के बावजूद भी चीजें आगे बढ़ पा रही हैं, मोमेंटम आ गया, ठीक है। मोमेंटम हमें कल पे पढ़ा था हम लोग, M/V होता है, मोमेंटम का मतलब ये होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, यही था ना, कि एक तरह का फोर्स होता है जो मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, मोमेंटम ये मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा वो आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है। देखो इसमें दिया कि नहीं दिया मैंने, तो फोटो में बनाना पड़ेगा, नहीं है इसके अंदर शायद, ये है मास इंटू कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है। ये देखिए फोटो आपने इस तरह की, ये देखा है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये अभी बताता हूं आपको। ये है मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम फिक्स रहेगा, जैसे मैं बताता हूं कुछ क्या करना है इसमें जो पूछे, या एक एग्जांपल आपका ये रहता है, ये रॉकेट वाला, ठीक है। अब एक रॉकेट है, ठीक है, उसके अंदर जो है फ्यूल भरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोपेलेंट, पेट्रोल नहीं बोलते, प्रोपेलेंट, हाँ वो पेट्रोल बाइक वाला होता है, वो ये हाई क्लास लोग हैं भाई, रॉकेट है, प्रोपेलेंट। अब आएगा साइंस से क्वेश्चन और कि प्रोपेलेंट किस पर कितने होते हैं, किस तरह के प्रोपेलेंट होते हैं, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड प्रोपेलेंट कौन सा है, लिक्विड प्रोपेलेंट कौन सा है, इसमें आता है कि लिक्विड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरह के प्रोपेलेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रॉकेट जीरो पे खड़ा हुआ है, रॉकेट अपनी U=0 है, U मतलब इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अभी शांति से बैठा हुआ है, ठीक है। फिर आपके नीचे यहां पे आग लगी, इस रॉकेट के नीचे आग लगी, ठीक है, प्रोपेलेंट जला, ठीक है, और इसने एक थ्रस्ट कहते हैं, नीचे धक्का दिया, ठीक है ना। जो धक्का दिया, उस धक्के से ये ऊपर उठा, समझते हैं ना, 3-4 कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे। थ्रस्ट, ठीक है ना, नीचे का धक्का दिया तो ये रॉकेट जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हुआ,
तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आ गया, न्यूटन थर्ड लॉ। नीचे की ये F1 है तो ये ऊपर का ये F2 चला, मतलब ऊपर गया, जितनी ताकत से ये नीचे मार रहा है उस ताकत से ऊपर जा रहा है, इसी में रॉकेट चलता है। पहला सवाल तो ये पूछ लेते हैं कि रॉकेट चलता कैसे है, कि भाई जितनी ताकत से ये जल रही चीजें नीचे ताकत मारती हैं उतनी ऊपर से ये रिएक्शन से ऊपर चलता है। चलो भाई ये तो समझ में आ गया। फिर ऊपर गया, यहां मतलब यहां पहुंच गया, इस लोकेशन यहां पहुंच गया, रॉकेट जो है यहां पहुंच गया। अभी तो रॉकेट ठीक है ये पहुंच गया। अब देखना यहां पे दो चीज होगी। जो हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मोमेंटम जो होता है वो असल में मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहां पर पहले पोजीशन पे क्या होगा, मास तो m ही रहेगा, मान लो पहले पोजीशन पे जब, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि पहले पोजीशन में तो जीरो ही है। तो असल में ये फॉर्मूला ये होता है m1v1 इक्वल टू m2v2 होता है, बस ये होता है, समझो इस बात को। किसी भी पोजीशन पे ये होता है कि जो m1v1 है यानी मास ऑफ रॉकेट और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, और किसी एक फर्स्ट पोजीशन पे और मास ऑफ रॉकेट और वेलोसिटी रॉकेट जो है वो बराबर रहता है, ठीक है। अब देखो पहले पोजीशन पे क्या था, जब मास m था, मास का मतलब है पूरा रॉकेट का और प्रोपेलेंट का सब मिला के मास, ठीक है, वेलोसिटी जीरो थी, तो जीरो नंबर। अब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अब होगा क्या, मास जो है कम होता जाएगा। मास कम क्यों होगा, क्योंकि ये प्रोपेलेंट जल भी तो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा होगा कि मास कम होता जा रहा होगा, ठीक है, और वेलोसिटी जो है मतलब जो भी इसकी होगी। तो अब किसी पोजीशन के ऊपर जो मास और वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो बराबर रहता है। बस ये कहने मतलब ये है कि जो मास जल रहा है, प्रोपेलेंट जल रहा है, उसी से ये स्पीड भी बराबर होती है। इसे कहते हैं मोमेंटम, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कि मोमेंटम का ये फॉर्मूला जो m इंटू v1 और m इंटू v2 ये हमेशा बराबर रहेगा। दोनों की m जो है पहले पोजीशन में मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी, तो यहां पर मास कम हो जाएगा क्योंकि प्रोपेलेंट जल चुका है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों का हमेशा बराबर, हर पोजीशन में बराबर रहेगा। रॉकेट यहां पर है या रॉकेट यहां पर है, दोनों बराबर रहेगा, बस समझ लो, ठीक है। तो पॉइंट 1 में मास, मान लो मास यहां पर 80 पर ऐसा ना कि अगर मान लो कि मास 80 किलो है और वेलोसिटी 10 चल रही है। लेट्स एग्जांपल दे रहे हैं कि मास रॉकेट का 80 किलो है और वेलोसिटी इतनी है, और किसी मास कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी मान लो 20 हो गई। लेट्स सपोज, ये थोड़ा कैलकुलेशन अलग है लेकिन इसी तरह से रहता है। तो लगभग 800 कर लेते हैं और तो ये, लेकिन इसमें कई, हाँ, लेकिन ये अभी इस तरह के और फैक्टर्स नहीं है ना इसके अंदर, फ्रिक्शन के भी फैक्टर भी डालने पड़ते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हमें स्टैटिक रहेगा इसके अंदर। तो रॉकेट इसी तरह मूव करते हैं, इस तरह से आते हैं आपके चीजों के लेकर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आप एक एग्जांपल आता है कंजर्वेशन मोमेंटम का, एग्जांपल आता है कैरम बोर्ड का आता है। देखा आपने कैरम बोर्ड खेला ना आपने, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड पहले देखते हैं, ठीक है। कैरम बोर्ड में कॉइन्स होते हैं, ये आप लोग अंग्रेजी वाले लोग कॉइन्स बोलते हैं, मैं बोलता हूँ गोटियां, ठीक है ना। क्या करें, थोड़ा सा पढ़ा लिखा कोई बंदा बैठा हो, आपने स्ट्राइकर से हिट किया, खेला ना, ठीक है, आपने नहीं रानी जैसे मालूम, आपने इसको हिट किया, इसको हिट किया, उसके बाद ये गोटियां यहां चली गई। तो ये किसका एग्जांपल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि जितनी फोर्स से स्ट्राइकर गया उसने अपने एनर्जी को इसमें और इसमें भी डिवाइड कर दिया और उस स्पीड से बढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। जैसे कि दो बॉल हैं, m1 और v1 से आ रहे हैं और ये m2 और v2 से इधर आ रहे हैं, टकराएंगे, ठीक, कोलिजन हुआ तो इन m तो बराबर ही रहेगा लेकिन स्पीड चेंज हो जाएगी इनकी। देखो ये v1f हो जाएगा, ये v2f हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चीजें वही रहेंगी कि अल्टीमेटली mv कंजर्व रहेगा, ये बराबर रहेगा। बस थोड़ा सा लॉस ऑफ एनर्जी यहां पर हो जाएगी, लॉस टकराने से, आवाज से और या गर्मी से, जो भी लॉस ऑफ एनर्जी, लेकिन अल्टीमेटली m1 v1 बराबर रहता है। समझ में आ रहा है? सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी गोटी के पूछे कैरम बोर्ड में क्या होता है, जिस ताकत से मारेंगे पहला मोमेंटम जो होगा वो टकराने के बाद स्ट्राइकर जो अलग अलग जगह पे अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो मोमेंटम बराबर रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा कि बराबर करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है कि फंस रहे हो उसमें तुम लोग। आ रहे हैं ना, तुम बताओ। एक फोर्स ले लेते हैं, सॉरी कार्य, वर्क कोई भी कार्य होता है। अब काम तो सारे तो घर के सारे काम कार्य होते हैं, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है।
हाँ, एफ कॉस थीटा इंटू एस, या वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, कहां लिखा इसके अंदर? चलो यहां एनर्जी पढ़ते हैं थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन ए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इफ नो डिस्प्लेसमेंट अकर्स आफ्टर अप्लाइंग फोर्स नो वर्क इज डन। अब यहां पे एक फंसता है, एक चीज बचेगा। तो ये काम क्या है कि कोई चीज से किसी चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाओ, बस वो काम हुआ है। और अगर वो चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है तो कोई काम नहीं हुआ। अब यार हाँ, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक जगह से अगर आपने ताकत लगाई, एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले गए ताकत से, एक फोर्स लगाई आपने, ठीक है, और यहां से यहां ले गए, ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो इसको हम वर्क कहेंगे एफ इंटू एस, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। और अगर कोई जगह नहीं मतलब हो रहा है तो नहीं हो। इसका फॉर्मूला होता है जो थोड़ा साइंटिफिक है, एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब ये थीटा जो होता है, ये होता है कि किस एंगल के साथ आप काम कर रहे हो। अगर हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हो इससे नीचे ही, तो कॉस थीटा, कॉस जीरो कितना होता है? कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ये पढ़ा ना साइंस में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? सॉरी साइंस मैथ्स में। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो अभी यहां जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली यहां से यहां रख रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री होगी, तो 1 हो जाएगा। तो ये पूरा ये 1 हो जाएगा, तो सीधे सिंपल सा फॉर्मूला एफ इंटू एस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब अगर मान लो हमने ऐसे रखा, ठीक 40 मतलब कि हाँ, फोर्स जितनी लगाई और कॉस थीटा जो है वो 45 डिग्री का हो गया, ठीक है, तो और इंटू मल्टीप्लाई, तो ये अलग तरह से काम करेगा। फोर्स अलग फोर्स हो जाएगी भाई, फोर्स ऐसे लगना और फोर्स ऐसे लगना अलग है, एंगल का मैटर आ गया ना भाई। अब मान लो आपने सामान उठाया, आपने यहां पे रखा, ठीक है, यहां रखा और यहां से यहां गए, तो कितना वर्क होगा? कितना वर्क होगा? अगर आपने सामान रख के यहां से यहां गए, तो कहने को तो घर वाले बोलेंगे यार बहुत काम किया है, लेकिन साइंस बोलेगा आपने कोई काम नहीं किया, क्योंकि आपने सामान जो रखा था वो कॉस 90 डिग्री था, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे आया, और कॉस 90 0 होता है, ठीक है, तो वो वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सवाल ये पूछा गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके सर पे रखा हुआ है, ठीक है, सर पे रखा है और 90 डिग्री का रहा है, तो कोई वर्क डन नहीं है, चाहे कुछ कर लो, कोई काम के पैसे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। कॉस है, ठीक है, ये एंगल समझ लो, ये समझाया वही समझाया हुआ, थोड़ा पढ़ लेना। अब ऐसा यूनिट होती है जाऊन, हाँ जूल होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन, वर्क स्केलर है। और एक जो होता है 1 न्यूटन, कितनी फोर्स कितने दूर तक उसको खींच के लेके जा रहा है, मीटर, जो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। फिर आगे आगे पावर, क्या है? पावर यूनिट कहां से सुना था ये पावर वाला, कहां था? शक्तिमान। हमने वर्क पढ़ लिया, समझ में आ गया, उसकी 1 जूल जो है वो उसकी यूनिट है, सॉरी जूल इसकी यूनिट है, और जूल होता है न्यूटन मीटर। याद रखना बेटा, ध्यान रखना, यूनिट 1 जूल। पूछते हैं आपसे, ये तो बहुत ही पूछते हैं कि वर्क की यूनिट क्या है, ठीक है, या तो जूल पूछेगा या तो न्यूटन मीटर पूछ लेगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है। फोर्स का मतलब ताकत। देखिए बल, ये साइंटिफिक चीजें हैं, आप जो समझते हो जिस ताकत से, कि वो ताकत वाली ताकत और फोर्स नहीं है, ये साइंटिफिक वाली चीजें हैं, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि एक वर्ग कितना होता है? एफएस होता है, यानी न्यूटन और ये मीटर, तो 1 जूल जो होगा वो न्यूटन मीटर के बराबर होगा। क्लियर सही है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है तुम्हें? तुम बताओ क्या समझ नहीं आ रहा, बताओ, पूछो। वर्क की यूनिट है ये तो। वर्क की यूनिट असल में जूल है, ये तो क्लियर हो गया। अब जूल किसके बराबर है? भाई अगर आपसे पूछेगा, जूल नहीं पूछ रहे हम, जाओ हम आपको ऑप्शन डालें न्यूटन मीटर, बताओ सही है गलत है? सही है, ठीक है ना। जरूरी थोड़ी ना एग्जामिनर हमें चाचा थोड़ी लगते हैं जो वही पूछेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, वो तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जूल जो है वो एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और हमें पता है कि न्यूटन मीटर कैसे फॉर्मूले से निकालने का, यूनिट निकालने का हमें तरीका पता लग गया। चलो अब पावर की बात करते हैं।
अब पावर, कई तरह की पावर हम लोग संदर्भ में समझते हैं। एक होती है पावर, राजनीतिक पावर, एक बिजली वाली पावर, ठीक है। वो कहता है पावर में तुम्हारा कुछ पावर वावर नहीं, तुम्हारे पास एडमिशन नहीं करा पाए हमारा, तुम वहाँ पर फीस पे कंसेशन नहीं करा पाए, एक वाली पावर भी होती है, उसे भोकाल भी कह सकते हो आप चलो भोकाल ज्यादा। तो पावर, फिलहाल हम साइंस की पावर पढ़ रहे हैं। पावर इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय मशीन और एनीबॉडी। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ, हाँ कोई, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब जो वर्क हो रहा है वो समय के साथ कितना हो रहा है। और वर्क कितना आता, वर्क क्या आता, फोर्स एफएस, ठीक है, और टाइम। तो वर्क कितना हो रहा है समय के साथ, वो है पावर, ठीक है। और फिर अगर निकालेंगे तो जूल सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये जूल के बराबर है और टाइम सेकंड के बराबर है, ठीक है। ज्यादा कुछ खुराफात देखोगे तो न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अगर ज्यादा ही खुराफात समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा ही इंजीनियरिंग घुस जाए आपके दिमाग में अंदर। अब लेकिन सवाल क्या पूछेगा आपसे, सवाल ये पूछेगा, ये पूछेगा आपसे, ठीक है, सवाल ये पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। पावर की यूनिट क्या है, वाट, वाट है, वाट वॉट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे जो घर में जो लाइट आती है ना, पावर की, तो किलो वाट में ज्यादातर हम लोग करते हैं वो, क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है बहुत। जैसे हम घड़ी बोलते हैं 2 घंटे 3 घंटे में, ये नहीं बोलते कि 10,000 50 सेकंड, ठीक है। वो भली बेसिक यूनिट है, हम उसको अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। कि कोचिंग से घर कितनी दूर है, आप वैसे कहने का तो 2 किलोमीटर है, लेकिन आप उसको सेंटीमीटर में निकाल दो तो यार आदमी कैलकुलेट करता रह जाए, समझ ही ना पाए, ठीक है। तो बेसिक यूनिट तो इसकी वॉट है, एग्जाम में नंबर दिलाएगा इस नंबर, लेकिन जो आपके बिल आता है वो किलो वाट से आता है, ठीक है ना, किलो वाट से मिलता है आपको। पूछा गया था कि आपकी जो घर की यूनिट किसमें यूनिट आती है, किलो वाट में देखी जाती है। यूपीएससी वाले सवाल है, यूपीएससी वाले तो खड़े खड़े आपको 4 सवाल बना देगा यहाँ से, और आपको क्या भाई ये क्या सवाल पूछ लिए यार, हमारे तो नोट्स में नहीं थे यार, तो वो नोट्स में होते नहीं है वो समझो 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 समझो। अच्छा, अब एक है एनर्जी यूनिट हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर क्या चीज होती है यार, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। तो एक पुराने जमाने की यूनिट निकालने का तरीका है, एक घोड़ा जो है कितना वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है, तो वो 746 वॉट। पेट में अभी सवाल आया था, देखो मेरे नोट्स से फंसता है, नहीं बोल सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ। तुम याद कर पाओ तो मेरे लिए बहुत होगा, क्लेम क्या करें हम, ठीक है। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट, ये सवाल अमूमन पूछते हैं। हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। अच्छा ये बताओ, एक ना मुझे याद आ गया इसी का, एक बॉल है जिसके अंदर वैक्यूम है, ठीक है, और इधर रस्सी बंधी है, इधर रस्सी बंधी है, और इधर तुम तो 3-4 घोड़े बंधे हुए हैं, इधर 3-4 घोड़े बंधे हुए हैं, तो इससे वैक्यूम खुल जाएगा? नहीं खुल पाएंगे वो लोग। वैक्यूम की पावर बहुत ज्यादा होती है, वैक्यूम अगर हो जाए, कभी 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 प्रैक्टिकल यूज किया वैक्यूम का आपने कभी? वैक्यूम का प्रैक्टिकल उसमें होता है शायद, वो जो बैलून को बर्स्ट करते हैं, नहीं मेरा हल्का सा वैक्यूम घर में आपके घर शीशे, आपको जो मिरर होती है, नहीं सर, उसमें भी देखिए सर, सर पे क्या होता है, एक आता है ना वो बच्चों के खिलौने, हाँ, उसको ऐसे करिए और जब निकाल बस बच्चों की बंदूक होती है, वो मार टक से चमक जाता है, तो वैक्यूम क्रिएट कर देता है वो, ठीक है। एरो आते हैं, ठीक है। एक बॉल आती थी, वो वैक्यूम वाली बॉल करती थी ना, वो बॉल उसके खूब तो उसको फेंको चिपक जाती थी उसके अंदर के, तो इस तरह का वैक्यूम ही क्रिएट होता था वो। और देखो वो चिपक जाती थी, वो निकलती नहीं थी वो, मतलब अच्छा ताकत से लगाना पड़ता, खींचना पड़ता है, तब वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम की ताकत बहुत होती है, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। जो वर्क डन है कि अगर स्टेप चलोगे वर्क डन नहीं बना। अच्छा ये देखो, अब आगे पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। जैसे कि 2 चीजें हैं, आपके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, बहुत है, बच्चा हीरा है, हीरा, बहुत पोटेंशियल है बच्चे के अंदर। एडमिशन करने से बच्चे हम यही बोलते हैं, बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। साइंस के टर्म में इसको अलग बोलेंगे कि देखो ये आपकी ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है। अब आपने बॉल को ऊपर लेके चढ़े, ठीक है, यहां पर लेके पहुंच गए, तो जितना आप इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी।
क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि फॉर्मूला होता है, डिपेंड करता है मास पे। ये इसका मास हो गया, ग्रेविटी तो हमें दी गई है फ्री में, और h मतलब ये हाइट, ये हाइट। तो अब क्या होगा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल मतलब वो ऊपर लेगा लेगा, खूब ताकत आ गई इसके अंदर। अब यहां से छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही बॉल छोड़ी गई तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो mgh जो होता है वो हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है ना, गलत तो बता देना मुझे यार। दो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अभी बेसिक, अभी इसके और मैं एग्जांपल्स लेंगे। जैसे एग्जांपल आप डैम का ले लो, पानी, ठीक है ना, तो वो पानी फेंकता है तो टरबाइन, तो वो भी mgh हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि वैक्यूम है यहाँ पर, और इस बंदी ने दो बॉल फेंकी, एक गहरी बॉल फेंकी, एक बड़ी बॉल फेंकी, एक छोटी बॉल फेंकी, तो जमीन पे सबसे पहले कौन सी बॉल पहुंचेगी? हैवी वाली, मास वाली। दोनों ही साथ में है। एयर मैंने क्या बोला, वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है और ये बड़ी बॉल और छोटी बॉल साथ में फेंकेंगे और एक ही डिस्टेंस से मतलब उससे फेंकेंगे, तो पहले जमीन पे कौन पहुंचेगा? दोनों साथ पहुंचेंगे। इसे क्या बोलते हैं? नहीं, इससे पहले छोटी बॉल फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल। गैलीलियो का फ्री फॉल था, मैंने पढ़ाया था लोगों को। गैलीलियो का ये वो था पिज्जा वाले पिज़्ज़ा की मीनार को, उसने दो चीजें फेंकी थी और दोनों साथ में। इनफैक्ट बॉल छोड़ो, अगर वैक्यूम है और सरफेस एरिया मतलब कुछ नहीं, मतलब कोई कहीं से फोर्स नहीं लग रही है, तो अगर आप कबूतर के पंख को और लोहे की बॉल को दोनों साथ फेंकोगे, दोनों के साथ पहुंचेंगे। क्योंकि क्यों बताओ आप, ऐसा क्यों? अगर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब क्या है? अब तो समझा देते थोड़ा सा, जो बेसिक समझ में आ जाएगा आपको। कंफ्यूज हो रही हो, आपकी शक्ल देख के लग रहा है। ठीक है, देखो कोई चीज यहां पर है, बॉल है, सुनो सुनो सुनो। अब पहले अच्छा लड़की छोड़ रही है, तो यहां पर सिर्फ एयर ही तो है जो रोक सकता है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, एयर। ठीक है, अब सुनो, अगर एयर है तब सरफेस एरिया प्ले में आ जाएगा। सरफेस एरिया कि भाई मान लो ये एयर है, यहां पर एयर है, तो एयर है अगर, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये एयर जो लगा रही है प्रेशर, तो ये अलग अलग हो सकता है। इस पे तो ज्यादा कांटेक्ट लगेगा, ठीक है ना, इस पे कम लगेगा। अगर एयर है तब तो फिर ये अलग अलग पहुंचेंगे, ये लेट पहुंचेगा, ये पहले पहुंचेगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब एयर भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं होने से क्या होता है कि सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है। सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है? जो बॉल फेंकी वो सिर्फ, ये बॉल जो भाई ये सिर्फ ग्रेविटी के फ्लो में ही तो नीचे गिर रहे हैं बस। ये लोग जी इस पे भी लग रहा है, जी इस पे भी लग रहा है, भाई कुछ है ही नहीं, दोनों गिर रहे हैं, कोई और दूसरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और सिर्फ जी के, तो जी तो बराबर ही है ना, दोनों में जी बराबर लग रहा है, तो दोनों बराबर करके गिर रहे हैं सर। अगर एयर है तब सरफेस एरिया प्ले में आएगा। अगर सरफेस एरिया, अगर एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो कोई सिर्फ दोनों जी, यारा जी बराबर, दोनों धम से गिर जाएंगे आगे। सर बॉल और बलून को अगर नीचे फेंकेंगे तो बॉल पहले पहुंच जाएगा ना। कंसिडरिंग सारे एक्सपेक्ट देने पड़ेंगे कि ये ना हो कि उस पर कुछ बैलून के ऊपर कुछ और लग रहा है ऊपर, कि अंदर जो आपके हीलियम गैस भरी पड़ी है वो ऊपर फोर्स खींच रही है, तो क्या मतलब हुआ? कंसिडरिंग सारे एक्सपेक्ट देखते हुए ये बोल रहा हूं मैं, सिर्फ कि एक ही फोर्स लगे, जी। अगर सिर्फ जी लग रहा है तो चाहे बैलून हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे लोहा हो, चाहे हम खुद कूद जाए, एक ही बात है। ये अच्छा यहाँ पे क्या एनर्जी बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जीरो पे है। यहाँ पर अब ऊपर गए तो पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई। हाँ ये चाहती है, ये सिर्फ एग्जांपल है, थोड़ा समझाने के पर्पज से हैं। आखिरी और रख लेते हैं एनर्जी क्या है यार, काइनेटिक एनर्जी वही से पढ़ा दिया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पहले पोटेंशियल पढ़ाता है। पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी ड्यू टू इस पोजिशन, सिर्फ अपनी पोजिशन की वजह से होता है, क्योंकि जी एच होता है ना। It is clear that if any object under a force is shifted from one position to another position, then during it work is stored as a potential energy of the object. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, तो जो आप मेहनत करके ऊपर उसको लेके जा रहे हो,
ठीक है, जैसे मान लो ये H है और ये H है, तो आपने बॉल को यहां उठा के यहां रखा, तो जो आपने वर्क डन किया है वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज यहां उठाई आपने, लेकिन उठा के आपने कहीं रखी ना उसको, तो वो जो आपने वर्क किया तो वो असल में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये कह रहा है एनर्जी इन द बॉडी ड्यू टू दिस पोजीशन, इट इज क्लियर दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर अ फोर्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, देन ड्यूरिंग इट वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हाइट पे डिपेंड करता है, बाकी सब मैं पढ़ा चुका हूं। अब यहां पे देखो, अच्छा बहुत सारी चीजें खत्म हो गया, बस एक मिनट। देखो अब ऐसे स्प्रिंग होता है, अब स्प्रिंग ये स्टैटिक स्प्रिंग है, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर है, आपने इसको कंप्रेस किया और फिर छोड़ा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, व्हेन ए कंप्रेस्ड और स्ट्रेच द स्प्रिंग गेन्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर नॉर्मल पोजीशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, अगर नॉर्मल पोजीशन में है तो कोई काम वर्क नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जीरो है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब या तो आप इसको दबाओ या तो खींचो स्प्रिंग को, है ना, तो कुछ तो कर रहे हो ना, या तो कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, या तो खींच रहे हो उसको, जो भी कुछ तो एफर्ट कर रहे हो ना। तो जो आप एक काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर वो काम करता है फिर अपनी तरफ से। अगर दबाओगे तो, छोड़ दोगे तो बड़ा हो जाएगा, और खींचोगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो वर्क कर रहे हो, इतनी मेहनत दी हाथ दबाने में, खींचने में, यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। और अपने नॉर्मल पोजीशन में तो कोई नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, तुम बताओ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा, इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर वाला। अच्छा, एक फॉर्मूला, एक मैं पहले भी पूछ चुका हूं लोगों से, ये लड़की अगर ये घूम रही है, झूले झूल रही है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड किस पोजीशन पे होगी इस लड़की की? जो घूम रही है, सबसे ज्यादा स्पीड झूले की किस पोजीशन पे होगी? पैर पीछे होगा। आप बताइए। तुम बताओ। झूले झूला 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 आपने, तो झूले महसूस की सबसे ताकत, सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होती है? सबसे हाई। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर, हाँ हम बताओ। आगे जाएगी तो भी वेलोसिटी जीरो, पीछे रहेगी तो भी जीरो, बीच में रहेगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी। हाँ, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं। देखो यहाँ पर इस झूले में दो कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दो यहाँ पे दोनों समझते हैं इस बात को। देखो ये पोजीशन यहाँ पर है, जब लड़की यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जैसे आप झूले झूलते हैं, यू पहुंचते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है, एक पल के लिए सेकंड रुक जाते हैं आप, ठीक है, और जैसे रुके तो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। क्यों? हाफ mv स्क्वायर होता है, तो इस पोजीशन पे v कितना होगा? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पर जीरो होती है, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सही कह रहे हैं? सही क्यों? कैसे सही बताओ? अगर इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि v जो है वो जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों? 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 वो हाइट मैक्सिमम हाइट है ना, h भाई, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। इसी h, यही तो h है ना, हाइट है, इसलिए मैक्सिमम हाइट का मतलब है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इससे ऊपर नहीं जा पाएगा ना झूला। तो काइनेटिक मैक्सिमम जब डिस्टेंस कवर करेगी, तो उस समय, इस समय पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो समझ लो इस तरह का है। लेकिन अगर इस पोजीशन पे है, यहां पर है, ये बीच में, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि अपने बिल्कुल हाइट उसकी उतनी ही है, सबसे मिनिमम हाइट है ना, ये हाइट मिनिमम है, तो h कम होगा, तो या जीरो हुआ तो जीरो हो जाएगा, और v की स्पीड ज्यादा होगी यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम है, यहां मिनिमम है। सवाल यही चीज कॉन्सेप्ट आपका पेंडुलम में आ जाता है, देखा ना, इस पेंडुलम होता है ना, ये पोजीशन होती है,
पेंडुलम हो गया, हार्मोनिक मोशन होता है, इस तरह की चीजें जो ऐसे मूव करती हैं टन टन करके से ना, वो सब हाँ इस तरह की चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ पूछ लो मुझसे, अगर नहीं दिक्कत कुछ आ रही है तो बता दो। समझ में आ रहा है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट है ना? ठीक है, बढ़े आगे, खत्म ही हो गया, बाकी बढ़ेंगे आप। चलो हो गया, ठीक है, खत्म ही हो गया। अब एक रिवाइज कर लो पेमेंट के लिए, देख लो।